अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर ब्रिजेट पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ ONA लेवल्स कॉलेजेस के एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं, ओनर भी रह चुके हैं और एज अ टीचर भी बहुत सारी जगहों पे ना सिर्फ ये कि काम कर चुके हैं बल्कि अभी भी पढ़ा रहे हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगा सर साकिब अलाउद्दीन साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर दैट इंट्रोडक्शन। रियली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। और उसके साथ आज हमारे साथ पैनल में हमारे बहुत सारे मखसूस दोस्त भी मौजूद हैं जो ONA लेवल जो टीचिंग मार्केट है उसके पाइनियर्स में से हम कंसीडर कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा सर शहजादा को, कंप्यूटर साइंस। फिर सर यूसुफ मतीन हमारे साथ हैं, कंप्यूटर साइंस। और तीसरे नंबर पे सर अस्सलाम वालेकुम, मौज़म अली आपके साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं नाम ले रहा है। अच्छा जी सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं थ्रो करना चाहूँगा सर। जो थोड़ा बहुत हमने ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन किया उससे हमें कुछ चीज़ें पता चली कि आपने एक वर्ड यूज़ किया कि मैं एक्सीडेंटली जो वो टीचिंग करियर की तरफ आ गया। मैं सुनना चाहूँगा आपसे कि आपने सब छोड़कर क्यों टीचिंग को ही एज अ करियर चूज़ किया। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया मुझसे। देखें, मैं आई बिलोंग टू अ फैमिली जिसमें बचपन से हमें ये बताया जाता है कि बेटा तुम्हें पढ़ लिख के ना एक अच्छी नौकरी करनी है, किसी मल्टीनेशनल में या कॉर्पोरेट के अंदर जाके जॉब करनी है और हमारी फ्यूचर को संवारना है। एंड जब हम अपनी डिग्री हासिल कर रहे होते हैं तो हमसे एक्सपेक्ट भी ये किया जाता है कि जैसे ही हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो हमें कोई अच्छी सी एक जॉब लगेगी और बस वहाँ से हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो कुछ इसी तरह के ख्वाब लेके मैं भी जो है वो पला बड़ा हुआ, यूनिवर्सिटी में गया। लेकिन मजबूरन आपको मालूम है कि हमारे यहाँ एक क्विक फिक्स है ट्यूशन्स पढ़ाना। तो जब भी फाइनेंशियली अगर आपको चीज़ों की ज़रूरत हो, पैसों की ज़रूरत हो, तो आप यू गो फॉर दैट। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में तकरीबन 60-70% मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं वो इसी रास्ते को लेते हैं कि वो अपनी डिग्री के दौरान ही ट्यूशन्स पढ़ा रहे होते हैं और अपने लिए जो है वो पैसे कमा के अपनी फ़ीस पे कर रहे होते हैं और घर के हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कुछ इसी वजह से मैंने ट्यूशन्स को पढ़ाना स्टार्ट किया। जब मैं ख़ुद इवन जब मैं अपनी डिग्री से पहले भी जब मैं पढ़ रहा था, कॉलेज में भी पढ़ा था, मैं तब से ही ट्यूशन्स पढ़ा रहा था। और अपनी यूनिवर्सिटी, बल्कि इनफैक्ट जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर मेरा जब कंप्लीट हुआ तो मैंने उसी वक्त एक स्कूल ज्वाइन कर लिया था। ये सेंट ग्रेगरीज के नाम से था। दिस वाज बैक इन 1999। सो 1999 में मेरा जो फ्री स्लॉट्स होते थे उसके अंदर मैं सेंट ग्रेगरीज स्कूल में जाके पढ़ाता था। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इसको, तो जी डिग्री कंप्लीट हुई। अब बीच में आपको मालूम है कि थोड़ा सा टाइम जब आप जॉब हंटिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास फारिग टाइम होता है। बट क्योंकि आपको पैसों की इतनी शदीद ज़रूरत होती है, आप फारिग रहना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो मैंने वहाँ पर एक स्कूल था हमारा, उनका यार वहाँ पर एक साइंस के टीचर की ज़रूरत है, कराची इंटरनेशनल स्कूल। तो मैंने वहाँ पर ऐसे ही एक CV अपनी जाके ड्रॉप कर दी और मुझे ये यकीन था कि वो मुझे नहीं बुलाएंगे। उनका यार कौन बुलाएगा, एक बिल्कुल जिस लड़के का एक्सपीरियंस ही नहीं है। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ से कॉल आ गई और मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए पहुँच गया और मुझे उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप तो ओवर क्वालिफाइड है। मुझे वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा टीचिंग के लिए, और आप हमारी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दें। तो ये था जी मेरा टीचिंग में हादसाती तौर पे आना। अच्छा। अब इसके आगे की जो स्टोरी है वो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब मैं टीचिंग में आया तो याद रखें कि मेरे जहन में वो ख्वाब अभी भी ज़िंदा था कि मैंने कॉर्पोरेट जॉब करनी है। तो मैं साथ साथ वो CV और कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके वहाँ पर भी अप्लाई करता रहा। एंड वन फाइन डे मुझे जी पता चला कि एक बड़ा बैंक है हमारे शहर का, वहाँ से मुझे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब की ऑफ़र आ गई। सो मैं इंटरव्यू के लिए गया, इट वेंट वेल एंड आई वाज ऑफर्ड अ जॉब। सो मैंने क्विट कर आके जी वो वहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब अपनी स्टार्ट कर दी। अब ये जॉब शुरू हो गई तो वो अच्छे कपड़े पहनने को मिले, आप वो टाई शाई लगा के अपना एक आपको केबिन मिला, मैं वहाँ जाके पहुँच गया। लेकिन मुझे 3 दिन बाद ना उस कल्चर से घुटन होना शुरू हो गई। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक्सपीरियंस बड़ा मज़े का था। तो मैंने अपना 5 बजे जो है ना वो बैग पैक करता था और मैं निकल जाता था। तो पहले दिन हमें बताया गया जी 9 to 5 है आपके बैंक के टाइमिंग। तो 5 बजे अपना सामान समेटा और निकल गए। तो अगले दिन जब मैं इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि आप कल जल्दी चले गए थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं जल्दी तो नहीं गया था, मैं तो टाइम से गया था। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आप तो 5 बजे निकल गए थे। तो मैंने कहा भाई 9 to 5 की जॉब मुझे बताई गई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, 5 तो लिखते हैं ना, 5
को जाते थोड़ी हैं घर। तो मैंने कहा फिर कब जाते हैं? तो कहते हैं आपको नज़र नहीं आ रहे सारे बैठे हुए? मैंने कहा हाँ आ तो रहे हैं। तो मैंने कहा पता ये तो आपका मसला है कि आप बैठे हुए हैं। तो कहने लगे कि नहीं भाई, जब तक बॉस नहीं जाएंगे आप नहीं जा सकते। अब ये बात उस वक्त मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मजबूरी थी जी। वो कहते हैं जी नौकर की ते नखरा की, बैठ गए। अब मैंने 2-3 दिन बाद ये देखना स्टार्ट किया, मैंने कहा यार बॉस आखिर बैठा हुआ क्यों है? सो छुप छुप के चोरी से मैंने एक दिन देखा तो वो हमारे भाई जो है ना वो अपने लैपटॉप पे गेम खेला करते थे। अब हम बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि बॉस आएंगे और अब बॉस जाएंगे तो हम घर जाएंगे, और बॉस अपने लैपटॉप पे गेम खेल रहे हैं। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने बॉस से कहा, मैंने कहा सर मैं 5 बजे चला जाया करूं? तो उन्होंने मुझे कहा क्यों? मैंने कहा मेरा काम सर पूरा हो जाता है 5 बजे तक, तो अगर कोई काम पेंडिंग है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, बट अगर मैं कर लूँ तो मैं चला जाऊँ। तो कहने लगे क्यों, हम सब तुम्हें पागल नज़र आते हैं? हम यहाँ बैठे हुए 6-6, 7-7 बजे तक काम करते रहते हैं और आपको 5 बजे जाना है, आप नवाब हैं। और उन्होंने मुझे यकीन कीजिए बहुत जलील किया इस बात को लेके ना। तो मैं अब कहना भी चाह रहा था लेकिन ये कह भी नहीं पा रहा था कि सर आप वाकई फारिग ही हैं, आप बैठ के गेम ही अब आप अपनी बेगम से लड़के अगर यहाँ बैठ के शाम तक गेम खेलना चाहते हैं तो दैट्स नॉट माई फॉल्ट। आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई लाइफ, बट आई वॉज नॉट एबल टू। ये मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। तो मुझे याद है मैं अपने बड़े भाई से मैंने ये डिस्कस किया कि मैंने कहा यार इससे तो टीचिंग ही अच्छी थी, पैसे भी ज़्यादा मिलते थे और मुझे इंडिपेंडेंस भी थी और इस तरह के बुलशिट भी मुझे वहाँ पर नहीं लेनी पड़ती थी। तो ही सेड के व्हाट डू यू वांट? मैंने कहा आई वांट टू गेट बैक इनटू टीचिंग। तो उसने कहा कि सोच लो तुम ये कि एक दफ़ा डिसीशन तुम ऐसा ना हो रिग्रेट करो। एंड मैंने एक दिन लिया, सोचा, मैंने कहा नहीं यार आई वांट टू गेट बैक इनटू टीचिंग। अब मसला भाई को तो समझा लिया, बट हमारी ज़िंदगी में ना हमारी वालदा का जो इनपुट था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी हम पे लगाई है। तो हमारी डिसीजन मेकिंग ना उनके साथ इंटरलिंक्ड थी। अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधेगा कौन, अम्मी को ये बोलेगा कौन कि मैं कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के टीचिंग की तरफ आना चाहता हूँ। सो मेरे बड़े भाई ने हाथ खड़े कर लिया, उसने कहा ये काम मैं नहीं करूँगा, ये काम आप करेंगे, क्योंकि हमें पता था कि ये बहुत मुश्किल काम है। तो एक दिन जाहिर है जब मैंने क्विट करने गया, मैंने जी रेजिग्नेशन दे दिया, मैंने अगले दिन छोड़ दिया, तो मेरी हिम्मत नहीं थी मैं अम्मी को ये बता सकूं मैंने रिज़ाइन कर दिया है। तो उन्होंने मुझसे अगले दिन पूछा कि तुम आज जॉब पे क्यों नहीं गए? तो मैंने कहा वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज थोड़ा आराम करूँगा। हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी उनको ये बताने की। फिर अगले दिन उन्होंने फिर मुझसे पूछा, मैंने उनसे कहा कि नहीं इसी बहाना बना दिया कोई। अब जाहिर है आपके वालिदैन को अंदाज़ा हो जाता है कि कोई गड़बड़ है। तो 2-3 बार मैंने कहा मुझे सच सच बताओ तुम करके क्या आए हो, तुम लड़कर आए हो? तो मैंने फिर बड़ी हिम्मत करके जो है वो उनको बताया। मैंने कहा जी मैंने नौकरी छोड़ दी। यकीन जाने काजी साहब, जैसे ही मैंने उनको ये कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी, हमारे घर में एक मातम बिछ गया। वो शौक में आ गई, आंसू टपकने लगे और ऐसा लगा कि वही पता नहीं क्या बर्बादी हो गई ना। और उन्होंने फिर मुझे बहुत समझाया बिठा के, उनका नहीं देखो बेटा ऐसे नहीं होता है, देखो तुम ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ होती है। वो अपनी तरफ से बेचारी वो एक उनकी एक ख्वाहिश थी, एक कोशिश थी। आखिरी धमकी जो उन्होंने मुझे दी वो मैं सबसे हमेशा शेयर करता हूँ। उनका बेटा जब सारी और धमकियाँ काम ना की तो उन्होंने मुझसे आखिरी धमकी दी। उन्होंने कहा बेटे तुम्हें बेटी कौन देगा? क्या बोलूँगी जब मैं रिश्ता लेने जाऊँगी कि टीचर है, बेटा टीचर है, कौन अच्छी लड़की का रिश्ता तुम्हें, कौन सी अच्छी लड़की का रिश्ता मिलेगा? मिलेगी कोई ऐसी तुम्हें मैट्रिक पास। उस वक्त यकीन जानिए उस धमकी से मुझे डर तो बहुत लगा। फिर बाद में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भी फिक्र ना करें, मैं खुद पकड़ के ले आऊँगा। और किया भी मैंने कुछ ऐसे। सर आप कितना एक्सपीरियंस कर सकते थे उस वक्त टीचिंग को कि आपने उसके बाद बैंक को फिर छोड़ा? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम था, फॉर्मल टीचिंग का तो बहुत कम था। तो एक्चुअली मैं ट्यूशन्स पढ़ा रहा था। सही। और कराची इंटरनेशनल में मुझे पढ़ाते हुए हार्डली एक सेशन हुआ था, 1 साल कंप्लीट हुआ था। और मेंटली मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि मैं स्कूल टीचर हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी अपने आप को स्कूल टीचर कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मेरे दिमाग के हर कोने में यह था कि मैं एक बैंकर हूँ, मैं एक कॉर्पोरेट जॉब होगी और एक कॉर्पोरेट टाइटल होगा। तो माशाल्लाह आपने अपना कंफर्ट जोन जो है वो अपने हिसाब से खुद बनाया, अपनी लाइफ को माशाल्लाह से खुद डिज़ाइन किया। फ्रैंकली स्पीकिंग कंफर्ट और नो कंफर्ट तो उस वक्त मेरी खोपड़ी में ही नहीं आया। मुझे लगा कि यार ये कॉर्पोरेट बुलशिट मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं ये कहाँ यार, दिस इज नॉट वेयर आई बिलोंग। तो मुझे ना
घुटन होती थी। मतलब मैं ये कहता था कि यार मैं क्यों बैठूं 5 बजे के बाद, आपने मुझे क्यों बिठा के रखा हुआ है। हाँ, अगर मेरा काम बाकी है या कोई ऐसा टास्क है जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, then I understand that you make me sit, but it's just because एक बॉस बैठा हुआ और मैं बैठा हूँ, I just couldn't take it. So मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पढ़ाने से मुझे इतना लगाव नहीं था उस वक्त, बट मुझे जो चिढ़ हो रही थी उस कल्चर से, उससे छुटकारा आपको दैट वाज, वो उसने कैटलाइज किया मुझे पढ़ाने की तरफ आने में। अच्छा सर, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ ना, मुझे एक रिसेंट कुछ साल पहले की बात है, मुझे जानने वाली मिली खातून, एजेड खातून है। उन्होंने मुझसे पूछा, जैसे वो आपकी वालदा का वो था ना कि अब जॉब छोड़ी, वो भी थोड़ी सी एजेड खातून थी। उन्होंने मुझसे पूछा क्या करते हो, मैंने कहा टीचिंग। बोली वो तो ठीक है लेकिन करते क्या हो? वो तो ठीक है लेकिन करते क्या हो? जी ऐसे मैं उनको समझाने जब बैठा, मैंने कहा टीचिंग एक करियर है, वो उनको समझाना अदाब हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं करता, मैं फिलहाल वहाँ से निकला। उनका मतलब ये था कि ये काम तो हर कोई कर रहा है, लेकिन तुम इसके अलावा बताओ करते क्या हो, क्या कर रहे हो। वो ये उनका यही काम बिल्कुल नहीं ऐसे है। बिल्कुल अच्छा, ऐसे। ये पाकिस्तान के अंदर बड़ा कॉमन हर दूसरे टीचर, मेल टीचर ने एक्सपीरियंस किया है। वो ये समझता है कि यार टीचिंग तब तक का हसल है जब तक इसको जॉब नहीं मिल रही, तो चलो ट्यूशन पढ़ा लिया, स्कूल में पढ़ा लिया। अच्छा सर, बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ कंप्यूटर साइंस पर्सन जस्ट लाइक सर यूसुफ विद मी, सिमिलर डायलेमा घर में, फैमिली में, बिल्कुल मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि सर का पॉडकास्ट है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बिल्कुल सेम डायलेमा घर में, फैमिली, स्पेशली मदर के साथ मैंने भी फेस किया कि एक जो है वो आपने स्किल्ड एजुकेशन हासिल करने के बाद, एक डिग्री लेने के बाद अपने एजुकेशन, पढ़ाई को, पढ़ाने को क्यों तरजीह दी। सर इस पे एक चीज़ है जो आप थोड़ा बाउंस कीजिएगा या कोई भी इसको कोट कर दे कि बच्चे अक्सर हमारे पास आके कहते हैं कि हमें ये वाली फील्ड चूज़ करनी है, वी आर श्योर अबाउट इट। जैसे सर साकिब श्योर हो गए, मैं श्योर था, सर यूसुफ श्योर थे, सर मौज़म श्योर थे कि हमें अपनी प्रोफेशनल डिग्रीज, कंप्यूटर साइंस, ही इज़ BS इन कंप्यूटर साइंस, ही इज़ फिजिस्ट, MSc फिज़िक्स, तो उसके बावजूद वाई वी केम टू टीचिंग। तो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि भाई मुझे ये नहीं ये बनना है। तो हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स, हाउ टू कन्विंस द सोसाइटी, एंड व्हेन इट्स द राइट टाइम कि यू आर श्योर। हम तो श्योर एक सर्टन एज में जाके हुए, तो बच्चे को कब ये खुद समझ लेना चाहिए कि यस आई एम श्योर, दिस इज द थिंग व्हिच आई मस्ट गो फॉर। सर प्लीज। जी देखिए, पहले तो वी नीड टू रियलाइज कि ये जो माइंडसेट है कि टीचर नहीं बनना और ये सोशली एक्सेप्टेड है क्यों नहीं। सो अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली उस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा जो आपने पूछा। देखिए, टीचिंग के साथ एक चीज़ एसोसिएटेड है कि यहाँ सैलरी स्केल बहुत लो है, और इवन के अंग्रेज़ी के अंदर एक कहावत है कि वन हु कैन डू विल डू, वन हु कैन नॉट डू एनीथिंग विल टीच। तो परसेप्शन ये है कि यार करने वाला जो काम करेगा वो कर जाएगा, जो नहीं होगा वो बैठ के लोगों को कहानियाँ सुनाएगा और पढ़ाएगा। एक उस्ताद की बात याद आ गई, यार पढ़ लो वरना पढ़ाना पड़ेगा। एग्जैक्टली और पढ़ाना पढ़ेगा से मतलब हमारा परसेप्शन ये है कि हर आदमी जो कोई कुछ नहीं कर पाएगा वो ये तो कर ही लेगा। सो इट्स एक्चुअली नॉट एन अचीवमेंट। तो एक अगर आप इस हिसाब से देखें कि कोई भी बच्चा, इवन आप अपनी क्लास में, आप सब टीचर्स हैं, मैं तो ये बड़ा रेगुलर जो है अपनी क्लासेस के अंदर ये काम करता रहता हूँ। पहले दिन मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं। मुझे नहीं याद है कि सिवाय कोई 1-2 एग्जाम्पल्स के मुझे कभी भी किसी बच्चे ने कहा हो कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। अनटिल रिसेंट पास्ट के अंदर कुछ केसेस हमारे पास अब आने लगे हैं, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो पढ़ाना चाहते हैं, वो यूजुअली A लेवल्स टीचिंग है। अच्छा देखें, अब मसला ये है कि एक तो सैलरी स्केल्स अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरिकली लो ही रहे हैं टीचिंग के अंदर। उन बच्चों को सैलरी स्केल्स पता चल गए हैं लेवल्स के टीचर से। जानना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली मैंने वो चेंज भी तभी आया। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये रही, हमेशा से टीचिंग एज अ प्रोफेशन एक ऐसा अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशन रहा जहाँ पर सैलरीज बहुत लो रही। और दूसरी बात ये कि क्योंकि उसको एक स्किल्ड चीज़ नहीं समझा जाता, उसको ये समझा जाता है बस यार कुछ नहीं करोगे तो कर लोगे, तो जाहिर है उसके लिए हमारे जहन में स्टैंडिंग भी यही है कि यार ये कोई ऐसा कोई नोबल काम नहीं है जो आप करें, दो इटसेल्फ इज़ वेरी नोबल, बट लोगों के नज़रों में नहीं है। और मेरा ये पर्सनल ख्याल ये है कि ये परसेप्शन तभी चेंज होगा, जो कि हो रहा है जैसे भी हमने कहा, जब अच्छे सैलरी स्केल्स लोगों को ऑफ़र होने लगेंगे, जब लोगों को लगने लगेगा कि ये भी एक बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव चीज़ है जो कि अब एक लेवल पर जाकर हो भी गई है,
वो आपको लगेगा कि हाँ यार एक चैलेंज है जो मैं लेना चाहूँगा और मैं उसके अंदर ऊपर जाऊँगा, तो आप देखिएगा कि लोग टीचिंग में आना शुरू हो जाएंगे और आ रहे हैं। सर इट्स बिकॉज क्योंकि बेटर सैलरी स्केल्स ऑफर हो रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल नो के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स से ज़्यादा, कॉर्पोरेट से ज़्यादा जो है वो अच्छे ए लेवल्स के टीचर्स या ओ लेवल्स के टीचर्स अर्न कर रहे हैं, तो उस पर कॉम्पिटेंट लड़के आ रहे हैं। और दिस इज द रीज़न कि फ्रॉम लास्ट डेकेड बल्कि मोर देन 10 years आई फील लाइक देयर इज़ अ वेरी फाइन कंपटीशन गोइंग ऑन, एंड दिस कंपटीशन इज़ गुड क्योंकि टीचर्स आर रिफाइनिंग देमसेल्फ, ट्राई टू प्रूव बेटर एंड बेटर। एंड प्रोडक्ट जो यूथ है उनको अच्छे से अच्छा टीचर मिल रहा है। सर रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे एक दोस्त हैं, वो सिंपल ग्रेजुएट हैं और एक बैंक में ही वो इत्तेफाक से जॉब कर रहे हैं और मुझसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं इस वक्त वो ना। तो वो मुझे बैठ के वो समझाने लगा, वो कहने लगा कि यार क्या कर रहे हो टीचिंग में तुम इस वक्त, और ये वो एक्स्ट्रा दैट। मैंने उससे खैर इतना ज़्यादा बहस नहीं की, मैंने उसको कहा चलो एक दफ़ा मैं उसको यूनिवर्सिटी अपने साथ ले गया। वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एंटर हुआ। अब जब मैं एंटर हुआ तो मैंने उसने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूँ साइड में बिल्कुल इज्जत से खड़े हो गए, सर यूँ करके ना। तो जब हम ऊपर अपने रूम तक गए तो उसने देखा कि इतनी रिस्पेक्ट और ये वो, तो उसने कहा यार ये तो बिल्कुल ही अलग एक जो है ना वो एक आपको वो मिल रहा है। उसने फिर जाते जाते ना आधे पौन घंटे के बाद उसने कहा यार मुझे भी कोई कोर्स दिलवा दो यहाँ यूनिवर्सिटी में ना। मैंने कहा देखिए मैंने इतने सहराओं की खाक छानी है उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि हम स्टार्ट से ही उस लेवल पर पहुँच जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपना जर्नी ये जो एक स्कूल लेवल के टीचर से स्टार्ट हुआ था और आज टॉप नॉच ए लेवल्स कॉलेजेस में एज अ फैकल्टी, एज एन ओनर, एज अ डायरेक्टर आप काम कर रहे हैं, ये करियर कैसे यहाँ तक पहुँचा, मुझे ज़रा थोड़ा सा इसको। हाँ देखिए, इसमें सबसे फंडामेंटल बात टीचिंग और एनी अदर करियर, सबसे पहले तो मैं हमेशा आई टेल यंग पीपल कि यार देखो, तुम अपने पोटेंशियल को जब तक खुद रिकग्नाइज और रियलाइज़ नहीं करोगे तब तक दुनिया तुम्हारे पोटेंशियल को रिकग्नाइज और रियलाइज़ नहीं करेगी। तो मसला ये है कि सबसे पहली चीज़ हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि फ्रॉम डे वन, जब मैंने एक दफ़ा ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं टीचर बन गया हूँ ना, सो फ्रॉम डे वन द ओनली थिंग दैट आई वाज थिंकिंग वाज कि अब मैंने इसी फील्ड के टॉप ऑफ द चेन पे पहुँचना है। देखिए ये मुझे डे वन पे मालूम था कि मैंने ये करना है। सो माई गोल वॉज डिटर्मिन्ड एक दफ़ा कि अब हो गया, अब ये फील्ड है, अब इसके ऊपर हम किस तरीके से जाएंगे। जब आप स्टार्ट इस थॉट से करते हैं ना, तो यार देखिए रास्ता जो है ना वो निकलता जाता है। कुछ लोगों को वो रास्ता नज़र ही नहीं आता। मसला ये है कि वो उस वक्त इतने गुम हुए होते हैं, वो कहते हैं यार बस अभी फ़िलहाल हम ये हैंडल कर लें, आगे की देखी जाएगी। और मैंने अपना जो जर्नी का आगाज़ किया था वो ये सोच के किया था यार आज से 3 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। एंड 3 साल बाद मैंने अपने आप को वहाँ पर जाके अकाउंटेबल किया कि यार मैं यहाँ तक अगर पहुँचा हूँ तो कैसे, और अगर मैं नहीं पहुँचा हूँ तो क्यों। सो फ्रॉम एवरी स्टेप। तो देखिए मेरा ये ख्याल है कि हमारे यहाँ जो है ना वो प्रॉब्लम ये है कि एवरीबडी वांट्स टू ग्रो, बट उसके साथ जो प्रॉब्लम्स और उसके साथ जो चीज़ें आती हैं ना, जो स्ट्रगल्स आती हैं, यू डोंट वांट टू फेस दैम। वहाँ पर आप कहते हैं यार ये क्या है, मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है। देखो यार एक इस कौम का जो मसला बन गया है ना सारा, वी ऑल वांट टू कंप्लेन, ठीक है। हमारा जो प्रॉब्लम है ना, हम इतना मसले पे बात करते हैं, मसला है ज़िंदगी में, ये है वो है, और मैं इनसे कहता हूँ यार गुड, मसला है हमारे साथ है, बात करनी चाहिए, बट मसले पे बात करके ख़त्म करके सोल्यूशन पे बात करना स्टार्ट करें। तो हम लोग हमेशा ना इसी चीज़ पर अटके रहते हैं। देखें मिसाल के तौर पे आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, अब आप कहते हैं यार बड़ी ज़्यादती है, मेरे साथ ये यूँ करते हैं, मेरे साथ ये यूँ करते हैं, मेरे साथ मुझे ग्रो नहीं करने दे रहे, मैं ग्रेड 9th पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, मैं हमारे कॉलीग्स थे वो मुझे कहते थे यार आपके साथ फेवरेटिज्म होता है, ठीक है, आप ग्रेड 9 से 10th से 11th, 11 से ए लेवल्स में चले गए, हम 5 साल से पढ़ा रहे हैं और ए लेवल्स में ही वो आज तक नहीं जा पाए, 9th में ही हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मुझे याद पड़ रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बीकन हाउस से अपने एक्चुअली जो हम कहें प्रोफेशनल करियर की जब शुरुआत की, तो मैंने कहा यार मुझे नहीं याद है कि इनमें से कोई मेरा रिश्तेदार है, ठीक है, मेरे इनके ओनर से कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना मेरा कोई जान पहचान वाला है। ये प्रिंसिपल भी आपके जो आई हैं, आप पहले इनसे मिले थे क्योंकि आप मुझसे पुराने हैं, मैं बाद में मिला था, ना मेरी इनसे कोई रिश्तेदारी है। तो रादर देन कंप्लेनिंग कि मैं आगे क्यों निकल गया हूँ, आप अपने आप से ये सवाल करें कि आप आगे क्यों नहीं जा पा रहे। फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड ग्रो। एग्जैक्टली, यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड मूव। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो देखा हमारे अंदर ये जो कल्चर है ना कि अपने आप को आप ये सवाल नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, इवन के अगर इदारा बुरा भी है, आपने चूज़ किया है ना उस इदारे में रहना, जी,
इट्स योर डिसीजन। इट्स योर डिसीजन। देखिए, यू हैव टू एक्सेप्ट कि यार दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई एम वर्किंग एट, बी एट पीस विद इट। देखिए, मेरा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि आप जब कॉन्स्टेंटली कन्फ्लिक्ट में रहते हैं ना कि यार ये कितना गंदा इदारा है, ये क्या मुसीबत है, ये क्या रोज शिकायत करूंगा मैं, तो आप परफॉर्म कैसे करेंगे? ठीक है ना, देयर आर ओनली 2 सॉल्यूशंस दैट आई हैव लर्नड, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वर्किंग, और एक्सेप्ट एंड लीव। हाँ, ठीक है, बस तीसरा तो डिजास्टर है ना। और रोजाना अपने आप को तुम ये कह रहे हो यार क्या मुसीबत है, अजियत से गुजार रहे हो। सो आप जो मुझे कहते हैं आपने ये कैसे किया, तो एक स्किल जो मैंने डेवलप की, हाउ टू एक्सेप्ट एंड लीव एंड हाउ टू एक्सेप्ट एंड वर्क, ये मैं साथ साथ करता गया। जहां मुझे लगा मैंने बहुत चीज़ें मैंने छोड़ी हैं, यकीन करें, और उसकी इतनी कॉस्ट मुझे एट टाइम्स लगा कि मैं बेयर करूंगा, बट मैंने वो की क्योंकि मुझे लगा था कि उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैंने कितनी चीज़ें जो है बीच बीच में छोड़ी हैं, और मुझे मालूम था कि ये टेम्प्रेरी लॉस है बट इसका एक परमानेंट गेन है। सो मैं अगर आप इसको सम अप करेंगे तो मुझे आप ये कह रहे हैं आप सक्सेस का राज ये था कि मुझे एग्जैक्टली पता था कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे अगला स्टेप क्या लेना है। सर एक और चीज़ जो बड़ी मतलब आजकल लोग यूजुअली इस पे बात कर रहे होते हैं वो ये है कि ओ लेवल्स की जो टीचिंग एक वो समझ लें आप एक तरीके से कम्युनिटी है ना जी, वो एक मखसूस हल्का है जी। उस मखसूस हल्के में आने के लिए आपकी जान पहचान अच्छी होनी चाहिए, आपको उस चेन का पार्ट होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी अच्छे स्कूल में ग्रेड 9 पढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपीयरिंग ईयर पढ़ाएं, तो आप तब तक अपीयरिंग ईयर नहीं पढ़ा सकते या उसके बाद आप ए लेवल्स में नहीं जा सकते जब आप उस मखसूस चेन का पार्ट ना बन जाए, जब आप उन मखसूस लोगों के जान पहचान वाले जो एक मखसूस हल्का है उसमें ना आ जाएं। सर क्या ये बात वाकई सच है कि ए लेवल्स ओ लेवल्स की अच्छी जगहों पे टीचिंग के लिए आपकी जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, एक तो ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि नेटवर्किंग विल ऑलवेज हेल्प यू टू प्रोपेल। आपको अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है ना तो बहरहाल ये बात तो है कि आपको आसानी तो होती है। कहते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। एग्जैक्टली। और ये कोई इट्स नॉट स्पेसिफिक टू टीचिंग, ये तो दुनिया की हर जगह अप्लाई होती है ना। यानी फॉर एग्जांपल सर आपने मुझसे पूछा कि आपको फॉर एग्जांपल किसी कोई प्रॉब्लम आई, केटरिंग की फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम आई, और एक बंदा है जो मुझसे कनेक्टेड है, आप मुझसे यार आप एक कैजुअल डिस्कशन में कहेंगे यार मैं बस फंसा हुआ हूँ, मुझे खाना ऑर्डर कर, मैं आपको कहूँगा हाँ यार वो मेरा जानने वाला है। तो देखिए आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो व्हाट यू आर आस्किंग इज कि क्या जान पहचान आपको हेल्प करती है? ऑफ कोर्स करती है, ठीक है। बिकॉज हर आदमी फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक रिप्यूटेड नाम है और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि यार हाँ काजी साहब जो हैं वो अच्छे टीचर हैं, तो जो सामने वाला है वो कहेगा हाँ यार सर साकिब कह रहे हैं, इनका एक रेपुटेशन है तो ये ठीक ही कह रहे होंगे, सो दैट विल हेल्प यू, ठीक है, एंड दैट विल हेल्प देम। सो इट्स इसका मैं पॉजिटिवली ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसके एक फ्लिप साइड भी बताता हूँ। देखिए टैलेंट, और अगर आपने वो सारा आपके अंदर, जिसको मैं कहता हूँ अपने ज़बान में आपके अंदर वो पूरा मसाला है ना, आपको रोक कोई नहीं सकता, ठीक है। टाइम ज़रूर लगेगा आपके नेट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पर्सनली बताऊँ, जब मैं एंटर हुआ था इस प्रोफेशन में मेरा कोई नेटवर्क नहीं था, ठीक है, बिल्कुल आइसोलेटेड। आई नेवर यूज टू हैंग आउट विद टीचर्स एंड ऑल, और बहुत सालों तक ऐसे ही रहा है। बल्कि अभी भी अगर आप थोड़ा सा मेरे बारे में देखेंगे, मैं कोई बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स का पार्ट अभी भी नहीं बनता हूँ। I usually stay isolated. I spend more time with my family. तो आप मुझे अगर ये कह रहे हैं कि यार क्या रास्ता शॉर्ट करने में ये हेल्प करता है, तो आई डू अग्री, दिस विल हेल्प पीपल नेटवर्किंग। बट अगर कोई ये कहता है कि नहीं यार ये मेरी ग्रोथ ना होने की सबसे बड़ी वजह है कि मैं ग्रो इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैं अग्री नहीं करता, ठीक है। इफ़ यू हैव दैट पोटेंशियल, इफ़ यू हैव दैट थिंग, आपको मिलेगी कामयाबी। इट मे टेक टाइम बट इट विल हैपन। इस पे आप बस आप यकीन कर लें आप इस बात पे। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दूँ, अच्छा मुझे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इट। सर ऑन इन फ्रंट ऑफ कैमरा मैं एक्सेप्टिंग, मैं बच्चे भी पूछा करते हैं वो हमसे कि सर आपने ए लेवल्स कहाँ से किया? सर ओ लेवल्स किस स्कूल से किया होगा? तो आई कॉन्फिडेंटली टेल देम कि भाई मेरा मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड है। यस आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस एंड दिस यूनिवर्सिटी, बट दैट्स व्हाट फ्रॉम दैट्स वेयर माई स्कूलिंग वाज। सर मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के बाद, इंजीनियरिंग के बाद सर की तरह जब हमने कदम रखा इस ओ और ए लेवल्स की फील्ड में, हमें कोई भी नहीं जानता था, जानना तो क्या लोग रेजिस्ट करते थे, तो उसको हमने कंटिन्यूसली जो है वो फाइट बैक अपनी कंटिन्यूस परसिस्टेंस के साथ किया। जब वो आप लगे रहते हो ना,
आपको कोई बंदा 10 बंदे देख रहे होते हैं कि ये बंदा लगा हुआ है, बार बार आ रहा है, फिर भी खड़ा है, फिर भी मौजूद है, एंड देन यू स्टार्ट हैविंग योर नेटवर्किंग, यू स्टार्ट मेकिंग योर वर्थ, तो फिर पीपल स्टार्ट नोइंग यू। और इसमें एक चीज़ और देखें, हमारी फील्ड के अंदर एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको ना नेटवर्क ढूंढने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं ना, वही आपका नेटवर्क है। उनका जो वर्ड ऑफ माउथ उसका देखिए, जब इदारा जो है ना, उसको जाके बच्चा ये कहता है यार ये जो सर आए थे ना आज मज़ा आ गया, या जब आप फॉर एग्जांपल ग्रेड 9th पढ़ा रहे हैं और 10th आप नहीं पढ़ा रहे हो, और जब प्रेशर पड़ता है पेरेंट्स और बच्चों की तरफ से कि यार सर पिछले साल वाले जो है ना वो मज़े के थे, वो बच्चों को समझाते थे, तो आप चाहें या ना चाहें इदारा आपको ग्रेड 10 देगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि यार आप हैंगअप करें यूँ करें और ये शॉर्टकट्स मारें, आप इस पे मेहनत करें, ये सबसे आसान रास्ता है आपको आगे ले जाने का। सर टीचिंग, अगर हम करियर एज अ करियर टीचिंग करियर बात करें ना, तो जाहिर है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफाइड करियर है। एक छोटे से स्लम एरिया में एक छोटा सा स्कूल जिसमें मॉन्टेसरी में पढ़ाने वाली एक मैट्रिक पास लड़की को भी टीचर कंसीडर किया जाता है, और किसी यूनिवर्सिटी में एमफिल या पीएचडी पढ़ाने वाले को भी जो डॉक्टर है जिसके डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं उसको भी हम टीचर ही कंसीडर कर रहे होते हैं। और सैलरी ब्रैकेट्स में इतना बड़ा डिफरेंस है, इतनी रेंज में इतना बड़ा वेरिएंस है कि हम देखते हैं तो हमें हैरानगी होती है कि कुछ स्कूल्स को मैंने देखा है कि कुछ एरियाज़ में 5 to 8,000 10,000 रुपीज़ में टीचर्स उन्होंने हायर किए हुए हैं। और यहाँ पे कुछ टीचर्स ऐसे भी आप भी जानते होंगे कि उनकी मैं क्या बताऊँ कि 30-30 35-35 लाख रुपए माहाना उनकी इनकम है। सर हर जो लोकल बोर्ड का टीचर है, इससे भी ज़्यादा है कुछ, इससे भी ज़्यादा है माशाल्लाह, हर लोकल बोर्ड का टीचर वो ये देख रहा होता है कि यार मैं टीचिंग में क्यों आ गया, शायद वो किसी मजबूरी की वजह से टीचर बन गया, कुछ नहीं बन सका टीचर बन गया। और जब उनको बताया जाता है कि भाई OA लेवल्स की मार्केट में इतनी माशाल्लाह टीचर्स अर्निंग कर रहे हैं, तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम इस मार्केट में किसी तरीके से एंटर हो जाएं। अब वहाँ पर एक नंबर, मेरे ख्याल में थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है OA लेवल्स की, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा। आप क्या समझते हैं एज अ टीचर भी, आप जिस तरह बता रहे हैं ना कि मैंने जिस तरह करियर परस्यू किया विदाउट एनी नेटवर्क, तो वो टीचर्स जो इस वक्त लोकल बोर्ड्स को पढ़ा रहे हैं, ऑल्दो शायद उनमें से कुछ ना इस काबिल हों कि टीचिंग करियर को परस्यू करें, लेकिन बहुत से अच्छे टीचर्स भी हैं, आप उनको किस तरह गाइड करेंगे कि वो OA लेवल्स की मार्केट में एंटर हों, किस तरह अपने आप को पॉलिश करें? पहले तो आप ये बताएं, आप चाहते क्यों हैं वो बेचारे वहाँ से छोड़ के यहाँ जाएं? अच्छे भले मैट्रिक इंटर के अच्छे टीचर हैं वो, आप उनको पढ़ाने दें वहाँ। पहला तो मेरी ख्वाहिश ये है कि वो वहीं रहें और वहीं सर्व करते रहें, अल्लाह करे उनको वहीं ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो ना आएँ। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि वो कैसे आएँ, तो देखें इसमें चाहे वो मैट्रिक इंटर से आ रहे हों या वो टीचिंग में एज टीचिंग और A लेवल्स में आ रहे हो, न्यू हो, सबके लिए जो एक लेसन है ना वो ये कि डू योर होमवर्क बिफोर यू एंटर दिस फील्ड। प्रॉब्लम ये है कि देखिए आपकी टीचिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टीचिंग इज़ नॉट ओनली नोइंग द करिकुलम। केमिस्ट्री आना या फिजिक्स आना या मैथ्स आना इज़ नॉट टीचिंग, ठीक है। नंबर 1 देखो, एक ही चीज़ है लेकिन उसकी कोर्स आउटलाइन के अंदर डेप्थ का फ़र्क है। सो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे लोग जो मैट्रिक, और देखें उनकी नॉलेज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता जो इंटर मैट्रिक पढ़ा कर आता है। इनफैक्ट मैं तो कभी कभार ये कहता हूँ कि साइंसेस की हद तक इंटर का जो कोर्स है वो ज़्यादा इंटेंसिव है, वो ज़्यादा डिटेल्ड है कंपेयर टू A लेवल। देयर आर सम टॉपिक्स इंटर के अंदर जो A लेवल में हैं ही नहीं, तो वो हमसे ज़्यादा एक्चुअली कंटेंट वाइज पढ़ते हैं। इट्स नॉट अबाउट व्हाट दे नो, इट्स अबाउट क्या वो इस सिस्टम के अंदर जिस तरीके से आंसर रिक्वायर्ड हैं, क्या वो स्किल को जानते हैं। सो फर्स्ट व्हाट दे नीड टू डू इज़ टू लर्न के उस टीचिंग में और इस टीचिंग के मेथड के अंदर क्या फ़र्क है। पहले ये काम मुश्किल था लोगों के लिए, अब यूट्यूब और रिसोर्सेज इतने अवेलेबल हैं कि वो अगर अपने आप को चाहें तो आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी एक अच्छे मशहूर टीचर के कुछ लेक्चर्स देख लें, सिलेबस को अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लें और पढ़ाने से पहले खुद पास पेपर के सवाल सॉल्व कर लें, ताकि उन्हें ये समझ में आए कि जो मैंने बच्चों को करवाना है उसका बेसिकली मुझे खुद भी तो पता हो ना, आइडिया हो कैसे होता है। अनफॉर्चुनेटली जो शिकायत आप कर रहे हैं ना, ये उन लोगों की कर रहे हैं जो कि इस जोन में एंटर हो जाते हैं कि यार हमें आता तो है कंटेंट और वाकई शायद उन्हें आता हो, बट सिस्टम का फ़र्क है, चीज़ों का फ़र्क है, आंसर देने का फ़र्क है, समझाने का फ़र्क है। तो जब वो यहाँ आकर चैलेंज होते हैं बच्चों से, तो फिर वो अल्टीमेटली वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, वो नहीं सर्वाइव कर पाते।
ठीक है। और अपने आप को वो यही कहते रहते हैं यार देखो मैं मैट्रिक इंटर का था, मुझे इसलिए यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। मसला उसके एक्सेप्टेंस का नहीं है, मसला आपकी वर्किंग का है। आपने अपने आप को प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं किया। सो माई सजेशन टू दीज पीपल इज कि यार आप ज़रूर आएँ लेकिन अपना होमवर्क करके आएँ, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूचर ऑफ पीपल। अच्छा सर, मैं इसी तरह इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। माशाल्लाह सर, आपने आपकी जो जर्नी रही है इसमें माशाल्लाह आप एक मेंटोर रहे हैं और आपका एक बड़ा रोल रहा है टीचिंग में। तो सर क्या आपकी लाइफ में भी किसी मेंटोर का रोल रहा है? आपकी लाइफ में भी कोई इलामा इकबाल जैसी पर्सनैलिटी का कोई रोल रहा है? और आप भी किसी एक टीचर, किसी भी एक स्टूडेंट के लिए कोई एग्जांपल दे दें कि आप उसके इलामा इकबाल रहे हो और वो आपको कोट करता हो कि मेरी लाइफ में सर का वो। आप तो वैसे ये नंबर ऑफ पीपल होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन किसी एक की जो है हमारे साथ ये तो मैं उन पे छोड़ देता हूँ जो मुझे अपना इलामा इकबाल समझते हैं। मैं इससे ज़रूर शुरू करता हूँ कि मैं किसको समझता हूँ। देखो मेरी टीचिंग के करियर की जो शुरुआत में ना, एक इंसिडेंट और एक शख्सियत, ये इनका क्रिटिकल रोल रहा है जहाँ मैं आज हूँ। पहले मैं आपको बस एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। ये जब 1999 में मैंने आपसे कहा था कि मैंने ख़ुद भी पढ़ रहा था और मैंने सेंट ग्रेगरीज ज्वाइन कर लिया था। सेंट ग्रेगरीज ढाका स्कूल एंड कॉलेजेस का एक प्रोजेक्ट था और इनके जो ओनर थे रिजवी साहब, वो एक बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी थी, असफर रिजवी साहब, जिनके बाद में असैसिनेशन हो गई थी। 4-5 साल, कुछ साल पहले असैसिनेशन हो गई थी। तो मैं जब वहाँ पे पढ़ा रहा था तो ग्रेड 7th की मेरी क्लास थी, मुझे आज तक याद है। एक लड़का था जो बहुत ज़्यादा ना शरारती था, क्लास में बदतमीज़ नहीं था, शरारती था। तो मैं अक्सर उसे ना वार्निंग देता रहता था कि यार तुम ये मत करो, हंसनैन मस्ती मत करो, इस तरीके से। तो एक दिन, और वो बच्चा जो है, हम लोग क्लास में बैठे हुए थे तो एक लड़की आ रही थी आगे, उसने क्या किया, अपनी टांग आगे की और वो ट्रिप कर गई बच्ची। और वो लिटरली आप यकीन करें कि अगर मैं उसको उस वक्त नहीं पकड़ता ना तो उसका सर जाके जो है वो इस पे लगता ज़मीन पे। और तो मैंने उसको खैर टाइम पकड़ लिया ना। उस वक्त इन द हीट ऑफ द मोमेंट मैंने उस लड़के को जाके ज़ोर से थप्पड़ मारा। और यानी यकीन कीजिए मुझे अपने आप पे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने किया, क्योंकि शायद प्रॉबली क्या यकीनन ये फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम है मेरे टीचिंग करियर में मैंने किसी बच्चे पे हाथ उठाया हो। तो मैं मार के और उसको डांट वांट के आ गया स्टाफ रूम में। अब ब्रेक जब हुई तो मेरे पास एक टीचर आई, उन्होंने कहा कि सर आपने हसनैन को थप्पड़ मारा है। मैंने कहा जी। अच्छा, वो एक शक्ल उन्होंने बनाई और वो चली गई। फिर 5 मिनट बाद एक टीचर आई, उन्होंने कहा कि सर आपने हसनैन को थप्पड़ मारा है। इस तरह 2 4 5 लोग ना आके मुझसे देखे। तो मैंने कहा यार ये ऐसी क्या न्यूज़ बन गई है हसनैन को, और हर कोई ये क्यों कह रहा है आपने हसनैन को मारा है। तो फिर मुझे थोड़ी परेशानी हुई। फिर जब एक और टीचर आए ना तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई कोई ख़ास बात है हसनैन के अंदर, आप सब पूछे ना। कहने आपको नहीं पता? मैंने नहीं, मुझे नहीं पता। कहने ये ओनर का बेटा है। अब यार मेरे पसीने छूट गए। मैं घबरा गया सुन के। मैंने कहा यार ओनर के बच्चों को थप्पड़ मार दिया, नौकरी अभी लगी थी चली जाएगी। और सारे ख्वाब आने लग गए, लो भाई फिर बेरोजगार हो गया। तो अब यार जब मैं बस अब पूरा दिन स्ट्रेस में पढ़ा रहा हूँ, हाथ कांप रहा है, मारकर चल नहीं रहा कि यार अब बुलावा है और अब थप्पड़ मारा है। अब जी दिन गुजर गया, छुट्टी के टाइम पे आ गया मौत का फरिश्ता। उसने कहा जी आ जाएं, प्रिंसिपल बुला रही हैं आपको। तो मैं जब एंटर हुआ, वो एक इसी तरह बड़ा सा एक रूम था। प्रिंसिपल इधर बैठी थी, रिजवी साहब इधर बैठे थे, उनकी वाइफ इधर बैठी थी। और रिजवी साहब को अगर आपने देखा हो, माशाल्लाह सेहतमंद आदमी थे, लंबा कद था ना। तो मैं वैसे ही उनकी प्रेजेंस से ही ज़रा डर गया और मैंने कहा यार अब हो गया बस ना। तो मैं बैठा, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपने क्लास में एक बच्चे को थप्पड़ मारा है। मैंने कहा जी। उनका अच्छा आप बताएंगे क्यों? तो मैंने पूरा किस्सा उनके साथ वापस शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि सर, उनसे हाथ उन्होंने आगे बढ़ाया, उनसे हाथ शेक किया। उनका कि सर थैंक यू सो मच मेरे बेटे की तरबियत करने के लिए, और सिर्फ गुजारिश आपसे ये है कि ये तो मेरा बेटा था तो मैं आपकी नौकरी ख़तरे में नहीं है, लेकिन अगर ये किसी और का बेटा होता तो शायद मुझे आपको नौकरी से निकालना पड़ता। और उन्होंने मुझे कहा कि बस इसके बाद ये मत कीजिएगा, क्योंकि किसी और के बच्चे को आप मारेंगे तो मेरे हाथ में डिसीजन रहेगा नहीं। एंड आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज जस्ट शॉक्ड। मैंने कहा यार ये ऐसे भी लोग हैं, ओनर्स हैं। सो एक वो वाक़या था जिससे मुझे ऐसा लगा कि यार वाई नॉट, ऐसे अगर सोच हम सब के अंदर हो तो इदारे कितने बेहतर हो जाएं। तो एक ये वाक़या मैं हमेशा सबको कोट करता हूँ। और जो आपने पूछा दूसरा, एक हमारी प्रिंसिपल थी, बीकिन हाउस की थी, मिसेस हुमैरा मुस्तफ़ा।
ये एक बहुत ही समझिए एक ऐसे ख़ानदान से इनका ताल्लुक था, जमीलुद्दीन आली साहब की बेटी हैं ये। और आप इनसे मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा किसी अदबी शख्सियत से आप मिल रहे हैं, रख रखाव वालिद साहब भी माशाल्लाह बड़ा तो नाम है। एक ख़ानदान। मैं जब बीके नाउस में जब मेरा करियर शुरू हुआ ना, तो मैंने आपसे कहा कि मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट जॉब के चक्कर में वैसे भी लगा हुआ ही था, और भी जहन में रहता था यार पता नहीं टीचिंग करनी है नहीं करनी। तो मैं सुबह 8 बजे की क्लास में 8:15 बजे आता था, 8:30 बजे आता था। जैसे हम आई थिंक हम सब के करियर की शुरुआत में हम यंग टीचर्स होते हैं, उस वक्त ये बीमारी हम सबको होती है। तो अक्सर जो सीनियर टीचर्स हैं ना, उनसे कंप्लेन करती थी कि आप इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपसे कुछ कहती नहीं है। तो वो मुझे कहा करती थी, साकिब मुझे बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है तुम्हारी वजह से, बट मैं आई टेक इट बिकॉज आई सी अ टीचर इन यू। यस गुड सर, माशाल्लाह। एंड या तो मैं कहता था मिस क्या है, पता नहीं मैं टीचिंग करूँगा भी करूँगा। कहते नहीं मुझे पता है कि तुम इंशाल्लाह एक दिन अच्छे टीचर बनोगे। एंड वो लिटरली आज तक मैं उनको ये मैसेज करके कहता हूँ, मिस आई ओव इट टू यू। आज मैं जो भी हूँ वो, अगर आप मुझे वो इनिशियल ईयर्स में सपोर्ट ना करती तो यार बिल्कुल हैं। ये 2 शख्सियत ऐसी हैं जिनका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। कॉन्फिडेंस का मिलना जो है वो किसी जगह पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी रहता है, इवन हमारी फील्ड भी ऐसी है। चलिए सर, इससे हट के थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं। एक बड़ा आपके लिए जो है कमेंट किया गया था, एक टाइटल आपको दिया गया था कि यू आर अ सिंपल मैन। कि सर साकिब अलाउद्दीन की बात हुई तो बच्चों ने बोला कि भाई टाइटल दिया सबको कि अ सिंपल मैन एंड एक्सप्लोरर। तो सर बताइए आप माशाल्लाह क्या क्या एक्सप्लोर कर चुके हैं, और अब माशाल्लाह किस आपकी जर्नी जो है कहाँ तक पहुँची है और क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं? अच्छा सर, पहले तो मुझे आप इस सवाल का जवाब दें, आर्ट वी ऑल एक्सप्लोरर्स? Yes, we all are explorers as well. इट्स लाइक फ्रेमवर्क में जो जिसका जितना फ्रेमवर्क है। हाँ, मसला ये है कि कुछ लोग एक छोटे स्पेस में एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, और कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि वो उस बाउंड्रीज को क्रॉस करें। यार देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी भी एक्सप्लोर आप चीज़ों को करें वो कमी पड़ जाती है ना। देयर इज़ सो मच, अल्लाह ताला ने इतनी डाइवर्स दुनिया बनाई है, हर जगह एक अलग चीज़ हो रही है। आई एम फैसिनेटेड बाय द फैक्ट कि यार मुझे हर चीज़ देखनी है, मुझे हर चीज़ जाननी है। तो आप कह रहे हैं बहुत एक वक्त तक मुझे ऐसा लगा था कि यार मैंने अपने आप को जकड़ के रखा हुआ, काम में अपने आप को मैंने इतना झोंक दिया है कि ये जो कुदरत है अल्लाह ताला की, यार मैं इसको क्यों नहीं देख पाया। तो जब मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी, इसे हम कहते हैं बेसिकली ट्रैवलिंग से ये शौक़ शुरू हुआ मुझे, तो मुझे लगा कि यार ये तो मुझे हर वक्त करते रहना चाहिए। बिकॉज तो इट्स लाइक मेरे लिए फ्यूल है ये, जो आप ये कहते हैं ना कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अभी भी नीचे उतरूँगा ना, तो अब मेरी एक आदत सी है कि मैं वहाँ पे कोई गार्ड भी बैठा होगा तो मैं उससे गप्पे लगाने लग जाऊँगा, मैं उससे बात करना शुरू कर दूंगा। हाँ यार क्या हो रहा है, मैं चीज़ों को देखूंगा, आई विल आस्क क्वेश्चंस कि अच्छा यार ये तुम लोग ऐसे करो ऐसे करो, दिस इज़ पार्ट ऑफ मी नाउ। सो आप ये कह रहे हैं कि ये मेरे अंदर कहीं से आया नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर ये था, बस सिर्फ वक्त के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस पर वर्किंग की और मैं उसको बहुत इंजॉय करता हूँ। सही, ठीक सर। तो सर कहा जा सकता है कि पैसा आपकी सेहत और जो खुशी है इसको वो कहीं ना कहीं चुरा रहा होता है। आपने ना मेरे दिल के तार छेड़ दिए हैं। नहीं भाई, मैं ये देखें यार, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि पैसा कमाना एक बहुत ज़रूरी काम है, स्पेशली ज़ाहिर है जिसने हम आजकल फाइनेंशियल कंडीशन है लोगों की, लेकिन यार मैं आपको ये समझा दूँ कि नो मैटर व्हाट ना, आपको ये पैसा कोई अल्टीमेट खुश नहीं रख सकता। यानी बहुत पैसे वाले लोग बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। सो इसका देखें, ये कोई प्रोपोर्शनल नहीं है कि जितना पैसा उतना खुशी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप देखिए, इफ़ यू एंजॉय अर्निंग मनी, ज़रूरियात ज़्यादा खरीद सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूँ अगर आपको खुशी मिलती है पैसा ज़्यादा कमा के आप कमाएं, ठीक है, बट यू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ कॉस्ट टू इट, एंड इफ यू आर रेडी टू बेयर दैट कॉस्ट and if you are okay with it, then go and do it. But if you are not okay with it, then you need to do something about it. मैं once again coming back to the same point, तुम हर वक्त ये रोते रहो यार आज मेरे बच्चे जो है ना वो मुझसे करीब नहीं हैं, मेरी फैमिली जो है ना, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी झोंक दी पैसा कमाने में, मैंने बहुत मेहनत की। मैंने किस लिए मेहनत की? अपने आप से आप एक झूठ बोलते रहते हैं। मैंने अभी इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। आप अपने आप से झूठ क्या बोलते रहते हैं? मैं अपने बच्चों के लिए पैसा कमाता हूँ, इनको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए पैसा कमाता हूँ। ये एक पार्शल सच है, पूरा सच ये है कि अंदर कहीं ख्वाहिश तुम्हारी थी। हाँ, अच्छा लाइफ स्टाइल एंजॉय करना। बच्चे ने नहीं बोला था तुम्हें कि तुम मुझे अच्छा लाइफ स्टाइल दो,
तुम उसको बार बार ये कह जा रहे हो देखो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। एक तो ये बड़ी ज़्यादती है जब आप बच्चों से ये बात करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ। बच्चे ने कभी तुमसे नहीं कहा कि तुम उसके लिए मेहनत करो, और अगर तुम करते भी हो तो और भी फ़राइज़ हैं जो उतने ही ज़रूरी हैं पूरे करने। सर यहाँ मैं थोड़ा सा ह्यूमन नेचर के साथ अपनी एक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना सा मेरा विजदान है, कि बीवी हो या बच्चे हों या जो भी आपकी मलक में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो आपसे आपकी अफेक्शन, आपकी मौजूदगी, आपका टाइम, आपका कनेक्शन मांगता है। और जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना, जिसको हमने इस दफ़ा शायद मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ने बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट कर दिया, बढ़ा दिया है कि गाड़ी हो तो ऐसी हो, घर हो तो ऐसा हो, और सो एंड सो। लेकिन वो चीज़ें बहुत नॉमिनल, अब मिनिमलिस्टिक लाइफ अब फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर बड़ी टीच की जाती है, पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, वीडियोस बनती हैं कि भाई आपने एक टोपी पहनी हुई है, आपने 15 टोपियाँ। एक छोटी सी मैंने वीडियो देखी जिसमें एक बंदा जॉगिंग कर रहा है, उसके पीछे एक लंबी सी जूतों की कतार है, एक औरत उसने पर्स लिया हुआ तो उसके लंबी सी कतार पर्स की है, एक ने टोपी पहनी हुई तो लंबी सी कतार कैप्स की है। बिकॉज that man or that woman have bought so many bags, so many caps, so many boots, so many dresses, it does not need it. तो वो फिर हमने अपने ऊपर खुद लाइबिलिटीज़ बनाई हुई है। बच्चे, आपकी वाइफ्स या आपके घर वाले, वो आपसे एक सर्टन, आप उसको उनको जितना जिस तरफ लेके जाना चाहोगे, जैसे ट्यून कर दोगे, वो हो जाएंगे। बट द रियल थिंग इज़ के टोटली एग्री विद सर साकिब हेयर कि जो है वो पैसा बाकी दैट्स अ फाइन ट्यूनिंग जो आपको करनी है। इतना कमा लो कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज फाइन, अच्छे अंदाज में तालीम, खाना पीना, पहनना, रेजिडेंस आपकी पूरी हो जाए। स्पेंड टाइम। एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर दूं, देखें, आई डोंट वांट टू लाई, मुझे भी बहुत शौक है पैसा कमाने का, आज तक है, ठीक है। और आप जितना मर्जी ये कह लें कि यार ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें वो यार अच्छी तो लगती हैं, ठीक है ना। बड़ी गाड़ी ड्राइव करना, कोई कहे यार मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो, मुझे लगता है। वो लोग कहते हैं ना कि भाई द थिंग इज कि बेसिकली ट्यूनिंग, कि आपने इतना कमाया, अब उतना कमा के आपने खर्च कैसे करना है कि जिससे आप अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली, उसको ट्यून कर सकें। ट्यून करें। That's the वो thing. एक मशहूर एक वो भी है ना, लोग कहते हैं कि यार अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, तो अमीर होके परेशान होना बेहतर है बनिस्बत गरीब होके परेशान। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें साहब एक और बात इंपॉर्टेंट है ना कि देखें आप ना, मैंने कहा मुझे शौक है, मुझे बड़ा घर लेने का भी शौक है, मुझे गाड़ी, और जरा मेरा जो स्पेशली टूरिज्म का शौक है ना, वो तो बहुत महंगा है, हाँ ठीक है। वो मैं अफोर्ड, जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे ना, तो वो मैं कर ही नहीं सकता। अब अल्टीमेट मसला ये है कि मुझे अंदाज़ा है कि लोग बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, और मुझे ये अक्सर अक्यूज़ भी करते हैं लोग कि भाई आपके पास है ना, इसीलिए आप ये बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, जिसके बाद नहीं है ना उससे पूछो कि ये तुम जो लोगों को कहते फिरते हो ना, ये मुझे उस पर ये बहुत इल्ज़ाम लगता है कि यार आप बड़े आसानी से ये कह जाते हैं कि भाई इतना पैसा मत कमाओ, फैमिली को टाइम दो। जब घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती ना, तो फिर पता चलता है कि भाई ये फैमिली को टाइम कैसे देंगे। आई एक्सेप्ट दैट एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि आप इतना अपने आप को रखा हुआ है, आपको अपना घर चलाना है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यार आपको ये किसने बताया कि रोटी ही एक आपकी जिम्मेदारी है? बच्चे की तरबियत के अंदर आपका क्या रोल है, ये कैसे जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है, माई पॉइंट इज़ कि आपने अगर लगे हुए हैं ना, तो आपको फिर भी टाइम निकालना पड़ेगा। वो टाइम कम हो सकता है, प्रोपोर्शनली ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते यार मैं अपने बच्चे को टाइम इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो सारा दिन लगा हुआ हूँ ये इन मसाइल के अंदर। तो मेरे लिए ये क्रॉस रोड पर जब मैं आया था, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात डिस्कस भी की थी। एक वक्त ऐसा था जिस वक्त मैं स्कूल में पढ़ाने के बाद जब घर जाता था, और मेरी क्लासेस स्टार्ट होती थी शाम 3 बजे से रात 10 बजे तक, 7 डेज़ अ वीक। मैं 4 ओ लेवल्स केमिस्ट्री सेक्शन पढ़ाता था, मैं 4 ओ लेवल फिज़िक्स सेक्शन पढ़ाता था, मैं 2 AS फिज़िक्स पढ़ाता था, मैं 2 A2 फिज़िक्स पढ़ाता था, मैं 2 AS केमिस्ट्री पढ़ाता था, तो मैं लोगों से ये कहता था कि यार ये कौन लोग होते हैं जो इधर उधर जाके पढ़ाते हैं, मुझे तो यहीं से निकलने का टाइम नहीं मिलता। मैं इतना ज़्यादा पढ़ाता था कि सुबह स्कूल गया, सुबह 7 साढ़े 7 बजे बस निकल गया, और फिर रात को 10 साढ़े 10 बजे क्लास ऑफ करके घर आया। तो जब एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे ये कहा, उसने कहा कि डैडी I don't get to see you. When I wake up in the morning, you're not there. When I am sleeping at night, you're not there. So when do I talk to you? And बस यार वो मेरे लिए समझे, that was where मैं मेल्ट हो गया ना। मैंने कहा यार ये मैं कर क्या रहा हूँ।
आज से 5 साल बाद ये बच्चा मुझसे ये बात करेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपना नया कनेक्शन कहीं और बना चुका होगा। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद सो मेनी पीपल। मुझे कितने मेरे दोस्त कहते हैं यार हमारे बच्चे हमसे अटैच ही नहीं है। मैंने कहा बड़ी आप गलत टाइम पर अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं उसको। जब वो आपसे अटैच होना चाह रहा था ना, उस वक्त आप थे नहीं, तो वो कहीं और जाके अटैच हो गया है। तो हम जो ये कहते हैं ना यार हम बच्चों के लिए पैसे कमा रहे हैं और देखो हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, भाई तो आप कनेक्शन तो बना रहे हैं लेकिन पैसे से बना रहे हैं। आपके बच्चे का पैसा कनेक्शन आपसे नहीं बना, आपके पैसे से बन गया। एंड व्हाट आई ऑलवेज टेल यू कि यार वो भी बड़े होकर ना आपको एक ही जवाब देगा। जब वो बड़ा हो जाएगा ना और वो जो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो फिर आपको वो ये कहेगा कि अब्बा जी आपने मुझे सिखाया था कि यार देखो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ लाइफ बनाने के लिए, ठीक है, मैं आपको पैसा दे सकता हूँ, वक्त नहीं दे सकता। तो उस वक्त आपको भी यही जवाब मिलेगा, अब्बा पैसा ले लो, वक्त नहीं है मेरे पास, और ये आपने सिखाया है मुझे। शायद वो इस तरह मुंह खोल के ना बोले, लेकिन उसके एक्शंस यही हो, ठीक है। सो सबको मैं ये कहता हूँ यार आप कमाएं पैसा, बहुत कमाएं, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है एक दफ़ा सोच लें, और उसके बाद जो आपको करना है आप करें। मैंने ये सीख लिया कि यार ये कॉस्ट मैं बेयर करने के लिए तैयार नहीं हूँ, एंड दैट इज़ वेयर माई लाइफ चेंज्ड। लेकिन सर फिर वही बात आ जाती है ना, प्रॉज एंड कॉन्स हैं हर चीज़ के। फॉर एग्जांपल एक टीचर है जो सुबह से लेकर दोपहर तक 3-4 बजे तक पढ़ा रहा है, बमुश्किल एक्स वजह थाउजेंड्स वो अर्न कर पा रहा है, वो शाम को घर जाता है, फिर बच्चों की फ़ीस का प्रॉब्लम है, यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं, एक्स वजह, फिर करता क्या है कि वो शाम में कुछ ट्यूशन्स पढ़ाता है, वहाँ पे वही फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है, बच्चों की जो साथ उसकी एक बैठक है शायद वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करता है। मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी बात ये कि उसकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। सर मुझे आपसे ये क्वेश्चन भी करना है। जी जी बिल्कुल। फिजिकल हेल्थ का मुझे बताएं कैसे टाइम निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपके? सुबह इतने सारे डिफरेंट ए लेवल कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, शाम में आप जिम भी जा रहे हैं, आपका बैडमिंटन नहीं छूट रहा, आप मुख्तलिफ जगहों पे टेनिस खेलते हुए पाए जा रहे हैं, कैसे चल रहा है ये सब एक साथ? मेंटल हेल्थ फिजिकल की तरफ हम आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि सर यूसुफ मतीन बहुत एक क्वेश्चन एक सवाल ये है कि जैसे सर ने इतनी सारी बातें इसमें ऐड कर दी कि आप जो है वो ए लेवल्स की टीचिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ इस तरह से चीज़ें मैनेज कर रहे हैं प्रॉपर्ली। तो बहुत सारे हमारी टीचिंग फैकल्टी में ये चीज़ मशहूर है कि जब तक आप इवनिंग में नहीं पढ़ाएंगे, रात को 11 बजे तक घर नहीं जाएंगे, तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो इस पर सर ज़रूर। ये आप बहुत अच्छा सवाल है, आई रियली लाइक इट, क्योंकि यही डायलेमा मेरे सामने था कि अगर मैंने ट्यूशन छोड़ दी तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा मार्केट में। देखिए अब इसके दो पार्ट्स हैं, मैं आपको दोनों पार्ट्स हैं। एक तो मेरे फाइनेंशियल डिपेंडेंस, क्योंकि शाम में इतनी थी, मैं इतना अच्छा, अब मुझे लोगों ने मशवरा क्या दिया, और देखिए लोग ना अपनी तरफ से तो जेन्युइन मशवरा देते हैं, वो अलग बात है कि उनका विजन ही वही होता है, तो उनके मुंह से जो निकलता है वो अपनी तरफ से तो वाकई अपनी तरफ से तो वो आपका फ़ायदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट उससे आपका फ़ायदा हो नहीं रहा होता। अब मुझे ये लोगों ने कहा यार एक काम करो, अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है ना, सुबह छोड़ दो, शाम मत छोड़ो, क्योंकि शाम तुम्हारा मेजर मार्केट है, सुबह तो कितना स्कूल वूल तुम्हें कितना देता होगा, छोड़ दो। तो मैं उनसे कहता था भाई मैंने सोने के लिए थोड़ी छोड़ना है, सुबह मेरा बच्चा है ही नहीं, वो स्कूल जाएगा, ठीक है, मेरी वालदा जो है वो काम कर होंगी, मेरी वाइफ जो है वो अपने काम में मसरूफ़ होगी, तो मैं सोने के लिए थोड़ी ये चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब मैं फारिग हूँ तो वो भी फारिग हूँ, ताकि हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें साथ। दैट्स द पॉइंट ना होल। तो उन्होंने, तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार देखें मैंने अपनी ना एक लाइफस्टाइल भी क्रिएट कर लिया है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा मुझे बड़ी गाड़ी चलाने का भी शौक़ है, मुझे घर भी है, तो वो भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि जैसे ही हमने एक चीज़ छोड़ी ना, दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और यही चीज़ हमें ना ऑल्टरनेट चीज़ों की तरफ जाने से रोक रही होती है। मेरा सारा आर्ग्यूमेंट ये है कि देखिए हमने ये समझा हुआ ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे तो पैसा आना ख़त्म हो जाएगा। आप खुद सरकाजी ये सोचें कि आप जब फारिग होते हैं, 2 महीने की ये छुट्टियां आती हैं, आपके जहन में कितने क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, लेकिन जब आप मसरूफ़ होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ये शट डाउन हो जाता है पूरा हमारा सिस्टम। वो एक लगा बंदा रूटीन चल रहा होता है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि यार हम इतने पैसे कमाएं, आप अपनी अर्ली लाइफ के अंदर कमाएं, लेकिन उसके बाद अपने पैसे को यूज़ करें पैसा कमाने के लिए, अपने आप को ना इस्तेमाल करें, ठीक है। सो वो जो प्रोविज़न था, आप जो कह रहे हैं कि मैंने कैसे अचीव किया ना, सबसे पहले तो मैंने कहा ये मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करूँगा कैसे। सो आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर एवेन्यूज़ कि यार मैं उतना ही पैसा और कहाँ से कमा सकता हूँ। तो रियल स्टेट एक ऐसी चीज़ थी जो उस वक्त आपको पता है रियल स्टेट मार्केट बहुत बूम करी थी। तो मैंने कहा यार मेरे इतना पैसा तो कमा लिया कि मैं एक छोटा मोटा अपार्टमेंट ख़रीद सकूँ। सो पढ़ने का शौक़ था उस वक्त। यूएस के अंदर जो है ना फ्लिपिंग द हाउस का एक बड़ा जो है वो रवाज था। फ्लिपिंग द हाउस मीन्स, अगर आपके ऑडियंस को बता दूं कि आपने घर ख़रीदा, उसको थोड़ा नक्शा बदला और उसके बाद उसको प्रॉफिट में बेच दिया। सो मैंने सोचा यार, मैंने कहा लेट्स ट्राई दिस। अच्छा याद रखिएगा मैंने उस वक्त तक
ट्यूशन छोड़ी नहीं थी। मैंने कहा यार मैं ये पैरेलल सिस्टम खड़ा करूँगा। तो जब मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अब ये पैसे नहीं आएंगे आगे और मैंने एक सर्टन लाइफस्टाइल जो है वो अपना क्रिएट कर लिया है, तो मैंने सबसे पहले ये प्लान किया कि ये अब मैं उसको किस तरह कॉम्पनसेट करूँगा। सो उस वक्त मैंने, जिस तरह मैंने कहा कि अब क्योंकि थोड़ा फरागत शुरू हो रही थी, मेरा दिमाग अब इस तरफ चल रहा था, मैंने एक ऑल्टरनेट प्लान बनाना है, तो मुझे फ़ौरन ये आइडिया हुआ कि मैं फ्लिप द हाउस, जैसे हम कहते हैं कि आपने एक अपार्टमेंट लिया, उसको रेनोवेट कराया और उसके बाद आपने उसको प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो ये मैंने पहला एक्सपीरियंस किया था। ज़ाहिर है रफ एक्सपीरियंस था पहला, क्योंकि आपको पता है ये जो काम करने वाले लोग वगैरह होते हैं इनके साथ डील करना भी एक अलग ही टास्क है। या इट्स लाइक इट वॉज हेल, क्योंकि हम टीचर से डील करते थे और एकदम मजदूरों से डील करना पड़ रहा था। बट दैट्स वेयर यू लर्न थिंग्स। सो वो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि यार वो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मज़े का काम है। ये अभी हमने एक चीज़ उठाई 50 लाख की और उसके बाद इस पर थोड़ा सा रंग रोगन ये वो किया और ये तो यार 3 महीने बाद जो है वो 56-57 की बिक्री है। सो ये तो यार कुछ किए बगैर 5 लाख आ गए। उधर मैं महीना खड़ा रहता हूँ और उसके बाद जो है ना वो कहीं से आते हैं। सो देन आई रियलाइज कि यार देखो हमने ना ये समझ लिया पैसा हम इसी तरह कमा सकते हैं। एक बहुत बड़ी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कुर्सी पे बैठे बैठे फ़ोन पे लाखों रुपए जो है ना वो 15-15 मिनट के अंदर इधर के उधर कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि यार देखो आप ना जब फारिग होंगे ना थोड़ा सा, तो आपको फिर एवेन्यूज़ नज़र आएंगे। हम इतने मसरूफ़ हैं दिन रात कि हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम और भी कुछ कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे सजेशन, जो भी इससे बाहर आना चाहता है या पार्शियली बाहर आना चाहता है, उसको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यार थोड़ा सा फुर्सत लेकर सोचो कि जो तुमने पैसे कमा लिए हैं ना उनको किस तरीके से तुम्हें कंपाउंड करना है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आपने जो कहा कि क्या आपकी मार्केट इफेक्ट होती है, जी बिल्कुल होती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है, मेरे लिए कि आप देखें अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो कॉलेजेस हैं ना वो इस फिलॉसफी पे डिज़ाइन है कि वो आपको इसलिए हायर करते हैं क्योंकि आपके पीछे बच्चा आता है। ठीक है, नाउ मैंने इसका बिल्कुल मैंने ये समझ लिया था कि मेरे साथ होगा और हुआ भी, बाय द वे, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। तो 1-2 साल तक तो आप अपनी रेपुटेशन पे चलते हैं क्योंकि आपने इतने साल उस मार्केट में पढ़ाया बहुत है, लोग आपको जानते हैं, तो 1-2 साल तो आप गुजार लेते हैं उसी रेपुटेशन के। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होने लगता है कि लोग कहते हैं कि सर साकिब कौन, हम तो नहीं जानते। तो मुझे उस वक्त ये रियलाइज़ हुआ कि देखें 2 तरह के मार्केट में जो है ना वो कॉलेजेस हैं। एक वो जिनकी अपनी रेपुटेशन है और बच्चा उनकी रेपुटेशन पर एडमिशन लेता है। इफ़ यू बिकम पार्ट ऑफ दोज प्लेसेस तो देन यू कैन सेल योर सेल्फ टू अनदर कॉलेज बाय सेइंग कि मैं उस कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ठीक है, सो मैंने अब ये टास्क बना लिया था कि यार मैं इधर चला जाऊं तो फिर क्या होगा कि इधर मुझे बच्चों की प्रॉब्लम इससे नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर बच्चा कॉलेज के नाम पर आता है। और एक दफ़ा मैंने अपने आप को इन कॉलेज से एसोसिएट कर लिया तो दूसरी जगह मैं जाके सेल करूँगा, देखो यार मैं तो कराची के नंबर 1 कॉलेज में पढ़ाता हूँ। और दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कि मैंने जो है ना वो उनको ज्वाइन किया। वो भी चैलेंज था, लेकिन यार देखो काम पे यकीन था मुझे अपने। तो द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू अ कॉलेज, बहुत मशहूर कॉलेज इन DHA, तो उन्होंने मुझे, वहाँ के डीन ने, उसने कहा कि मैं तुम्हें अभी क्लास में ले जाऊँ, पढ़ा लोगे? मैंने कहा ले जाएं। उन्होंने कहा अच्छा मैं पास पेपर के क्वेश्चन तो मैं दूंगा कुछ भी खोल के करने के लिए, तुम बच्चों को सॉल्व करा दोगे? मैंने कहा करा दें। अब देखिए ये इतना, वो बेसिकली मुझे चेक कर रहे थे कि हाउ कॉन्फिडेंट आई एम, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने मुझे क्लास में लेके गया, उन्होंने कहा जी ये निकालें, क्वेश्चन निकालें, कराएं। यार हमारा तो खाना पीना दिन रात का था ही, ब्रेड एंड बटर, दिस इज व्हाट वी लिव ऑन। मैंने कराना शुरू कर दिए। दैट्स इट, दैट्स एंड ऑफ स्टोरी। सो व्हाट आई एम सेइंग, देखो ये सब जो है ना ये मैंने पहले रिकग्नाइज कर लिया था, ये चैलेंजेस आएंगे, मैंने उनको बड़ा स्ट्रेटेजिकली आंसर किया। अब अगली चीज़ ये होती है कि आप ये कहें कि क्या सर ये सस्टेनेबल है, क्या इस तरह से चलता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने नहीं खाला, मैंने 10 साल से कोई ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाई हैं, और अगर पढ़ाई भी है ना तो अब जिस तरह मैंने इस साल थोड़ा सा एक 2 घंटे हफ्ते में बस का मैंने एक लिया है स्लॉट, वो भी इसलिए कि कुछ हमारे दोस्त हैं, दे नीडेड माई हेल्प। दैट वॉज नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड टू टीच बट बिकॉज दे रिक्वेस्टेड के हमें आपकी ज़रूरत है, आप थोड़ा सा जो है वो आके पढ़ा लें। सो जस्ट टू हेल्प देम मैंने कहा ठीक है मैं आपके साथ उसका पार्ट बन जाता हूँ, बिकॉज उनका भी एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है लेटर ऑन, तो आई जस्ट वांटेड टू पार्ट ऑफ दैट, दैट्स द रीजन। Now this is on behalf of teachers who wanted to come into A levels or the ones who wanted to sustain here for, क्योंकि इसको वो for the long time period as a career के तौर पे देख रहे हैं। So what I get from you, अब इसको refine कीजिएगा कि there are colleges which depends on कि बच्चा जो है वो टीचर लेकर आए, तो उनका मोड और मूड फुली डिपेंड करता है, टीचर को गेज इस बेस पे करते हैं कि
वो कितने बच्चों का इन्फ्लक्स लेकर आ रहा है, रिगार्डलेस कि उसकी अपनी जो है, ऑफ्टन होता ही है कि आप ओ लेवल्स में पढ़ाते हो, आपका ओ लेवल के अंदर फुटफॉल बड़ा अच्छा है, आप ए लेवल्स कॉलेज में आ गए, वहाँ पे आपने अपना पिक्चर बड़ा सा पोस्टर लगवा दिया, सोशल मीडिया पे लग गया कि जी सर फलां फलां मिस फलां फलां जो है वो इस कॉलेज में पढ़ाएंगी ए लेवल्स, और ओ लेवल का आपका सारा बच्चा जो डाई हार्ड फैन है वो उस कॉलेज की तरफ आएगा। आपने क्लासरूम भर दिया, रिगार्डलेस कि आपको ए लेवल्स कितना अच्छा पढ़ाना आता है। सो दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। बहुत बड़ा मसला है। सो अब ये एक तो अब ये ऑलरेडी थोड़ा सा मेरे लिए ये चीज़ आप मुझे बताएंगे कि इट्स बिट क्वेश्चनेबल, एंड देन देयर आर कॉलेजेस विच डज नॉट नीड सच थिंग, दे ओनली प्योरली वर्क ऑन क्या टीचर ए लेवल्स का वाकई क्या उसका कंटेंट ए लेवल का है, वो इतना क्रेडिबल है। सो आई फील लाइक कि इट्स बेटर टू बी, इट्स ओके दैट यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, but it's always best to become part of those colleges which does not need such acknowledgements, because they are acknowledging only those teachers which are really yes in their subject. Absolutely. Am I correct? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए ऐसे कॉलेजेस को मैं एक और मशवरा भी देता हूँ, मैं उनसे ये कहता हूँ कि यार देखो इससे ज़्यादा स्टूपिड जो है ना वो फार्मूला हो ही नहीं सकता बिजनेस रन करने का, दैट यू आर डिपेंडिंग ऑन समबडी जो कभी भी जा सकता है। आप एक टीचर को हायर कर रहे हैं कि वो बच्चा लेकर आएगा, और अगर वो कल को टीचर ही चला गया तो फिर आप क्या करेंगे बैठ के? एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद सो मेनी कॉलेजेस। आपने अपनी रेप्यूट भी तो बनानी है ना, यानी यू स्टार्ट देयर। आई एग्री। देखो ए लेवल्स या ओ लेवल्स जो है ना वो एक टीचर सेंट्रिक मार्केट है, तो बच्चा टीचर के नाम पर आता है, बट आप उसके बाद अपने भी तो नाम बनाएंगे ना, क्योंकि एक टीचर या दो टीचर या तीन टीचर आप लेकर आ जाएंगे, बट उसके बाद लोगों को ये समझ में आना चाहिए आपके सिस्टम्स इतने अच्छे हैं कि वहाँ पर कोई भी टीचर जो आएगा वो अच्छा ही होगा। सो व्हाट आई ऑलवेज टेल कॉलेजेस इज कि यार देखो तुम अपने आप को ना शुरू करो, अच्छे लाओ, और उनकी वजह से बच्चा आपके पास आता है, गुड, नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी एट ऑल। बट द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि यार इसके पास तो मैंने बच्चा लिया है, अब और बच्चा कैसे आएगा? सो 1 साल में या 2 साल में आई वुड वॉन्ट टू बी अ कॉलेज जिसके बारे में लोग कहेंगे यार इस कॉलेज का टीचर है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि बुरा टीचर यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं नाम नहीं भी जानता ना साहब का कि ये कौन साहब है, तो लेकिन वो 5 साल से फिलहाल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो ये अच्छे ही होंगे, क्योंकि वहाँ उस कॉलेज का बच्चा तो इनसे नहीं पढ़ सकता, और अगर इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो इज़ अ गुड टीचर। एंड विदाउट टेकिंग नेम्स, ऐसे कॉलेजेस के टीचर्स के नाम आपको पता भी नहीं होंगे जिनकी क्लास में 60-60, 70-70 बच्चे बैठे हुए हैं, अननोन टू द मार्केट आउटसाइड, ठीक है, और दे आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर जॉब्स एंड दे आर वेरी गुड एट देयर जॉब्स। तो ये जो एक मिथ हमने बना दी है ना कि यार कि बच्चा आएगा ही नहीं अगर टीचर्स अच्छे नहीं होंगे, हम एक बड़े ट्रैप में हैं। और आप यकीन करें टीचर्स इसको बड़ा प्ले भी करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, एक कॉलेजेस को ब्लैकमेल भी करते हैं बाय द वे अपने थोड़ा सा, क्योंकि इट्स नॉट कि मैं दोनों साइड्स को डिफेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे एग्जांपल्स थोड़ी सी, ऑफ कोर्स वी आर जूनियर टू यू, कि इट डजेंट मैटर कि आप यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर, कि आप जो है वो ऐसे टीचर्स का इन्फ्लक्स जमा कर रहे हैं कि जो क्राउड पुलर्स हैं, लेकिन ग्रेजुअली वंस यू हैव पुल्ड द क्राउड यू हैव टू बी मेच्योर्ड ओवर द टाइम। आपको एक सिस्टम इस तरह का डिज़ाइन करना है कि आप उसके ऊपर रिलाय ना करें, एंड यू बिकम अ ब्रांड। Okay. Exactly. And either you're a teacher or either you're a college. जी, otherwise you are a coaching center. You're not a college. I tell them, आप कोचिंग सेंटर हैं। जब तक ये टीचर पढ़ा रहा है तो आपका कॉलेज चल रहा है, तो आप एक मॉर्निंग कोचिंग सेंटर हैं। एंड आई थिंक दे ऑल नो इट, दे एक्सेप्ट इट। सर अब उसी क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ज़ाहिर अब एक टीचर अगर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है टीचिंग में तो उसकी मेंटल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, फिजिकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। आप कैसे इस लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं इन दोनों चीज़ों को? यार मेंटल हेल्थ तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और ऑफ कोर्स फिजिकल हेल्थ भी। सर हम आपका जर्नी सुनना चाहेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। हाँ, तो हाँ, मैं ये जर्नी आपसे, तो जो मैंने अभी आपसे उसी से कनेक्शन ये बना कि जब मैंने ट्यूशन छोड़ दी तो शाम को 4 बजे मैं फारिग हो जाता था, और आराम करके 2-2:30 बजे उस वक्त मेरा, मुझे याद है, स्कूल ऑफ होता था, आराम किया, उठ गया आराम से ना 4 बजे। अब यकीन करें आपको वो शायद फीलिंग लफ्ज़ों में तो नहीं समझ में आए। मैं जब निकला ना बाहर और मैंने असर का वक्त देखा और मैंने वो चिड़ियों की आवाज़ें सुनी, परिंदों की, आई कांट रियली टेल यू दोज, वो मेरे अंदर की जो फीलिंग थी ना, आई कांट पुट इट इन वर्ड्स। हमें कहता यार ये है ना यार लाइफ, भाई यार ये कोई, यानी मैं कहाँ आ गया हूँ ना। ऐसा नहीं जेल से किसी कैदी को 10 साल बाद आप रिहा करें,
तो वो फीलिंग ऐसी थी। मैं संडेज को भी पढ़ाता काजी था। हम मैंने तीनों ना सर को हीरो की तरह देख रहे हैं, क्योंकि हम अभी इसी तरह से मारे मारे फिर रहे हैं सुबह से लेके रात तक। तो मुझे हमें बड़ी हिट कर मैं कहता यार ये भी एक लाइफ है ना। तो अब समझ ही ना आया पहले 2-4 दिन करें क्या, आदत भी नहीं थी वो इतना कोई बच्चों के साथ वो कर रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि अपने घर के करीब एक, आपको याद होगा कराची पेविलियन लैंड क्लब था यहाँ पर, जो माशाल्लाह तोड़ ताड़ के उन्होंने उसको कचरा बना दिया है। तो वहाँ पर मैंने मेंबरशिप ले ली और हम पूरी फैमिली जो है ना वो शाम को वहाँ चली जाती। तो वहाँ से मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया। वो यादें थी बचपन में सड़क पे खेलने की, और जोम था, मैं बड़ा अच्छा प्लेयर हूँ, ठीक है ना। उस वक्त हमारे सामने जो मोहल्ले के लड़के होते थे उनको में से एक मुझसे अच्छा था, बाकी को मैं हरा देता था। तो खोपड़ी में था, मैं बड़ा अच्छा प्लेयर हूँ। चले गए वो रैकेट वैकेट ऐसे ही जो 100-200 रुपए का मार्केट से लिया, ख़रीदा और एक शटल ली, चले गए। तो वहाँ पर जाके ये हुआ कि बच्चों के साथ भी खेला, तो माई वाइफ माई फैमिली वी ऑल यूज टू प्ले। तो वहाँ पर 1-2 अच्छे खेलने वाले था, उन्होंने मारा, हमें पकड़ के 2 मैच मार दिए। दिल पे लग गई यार मेरे। मैंने कहा यार ये क्या है यार, ये तो मैं तो अपने आप को कोई तुर्रम खान समझता था। ये यार आप यकीन करें, ये भी एक मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। अब ना उसको हराने के लिए मैं जो है ना वो प्रैक्टिस करने लग गया। मैंने कहा इसकी ऐसी की तैसी मैं इसको हरा के छोड़ूंगा। इससे हो ये रहा था अनकॉन्शियसली मैं एफर्ट कर रहा था। सो कोई इसके पीछे वो ऑब्जेक्टिव नहीं था कि जी मैंने कोई अपना वेट कम करना है या यूँ करना है। मुझे हराने पे लगा हुआ था, मैंने इसको छोड़ूंगा नहीं, इससे मुझे हराया कैसे। आफ्टर 2 or 3 वीक्स आई कुड फील कि यार अब ये तो यार स्टेमिना बन गया है मेरा। जो पहले मैं हिल भी नहीं पा रहा होता था या उठने के अंदर ही मुसीबत हो रही होती थी, आई स्टार्टेड टू फील गुड। एंड ऑल दोज आप में हम में से जितने भी लोगों ने ये जर्नी पे चले, ट्रांजिशन की है, आपको ना होगा यार पहले 1-1.5 हफ्ते आपको बहुत बुरा लगता है कि बॉडी सर तकलीफ हो रही होती है, कहते हैं क्या मुसीबत है। तो मेरे जो तकलीफ को ओवरकम करने का जो है ना वो था, वो वॉज द मोटिवेशन कि मुझे इनको हराना है। एंड तो मैंने यार वो लाइन पकड़ ली। मैंने कहा यार ये तो बेहतरीन काम है। मैंने कहा इससे मेरी फिटनेस भी आ रही है, ठीक है, मेरा स्ट्रेस भी जा रहा है, और मैं जो हूँ वो इन्जॉय भी कर रहा हूँ, और मेरे बच्चे भी मेरे साथ खेल रहे हैं। एवरीथिंग जस्ट यू नो मुझे लगा कि यार इज़ फॉलिंग इन प्लेस। तो दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड। एंड देन सर मैं आपको ये बताऊँ, मेरे मूड में जो चेंजेस आए, मेरे एबिलिटी के अंदर जो चेंज आया, यानी वही क्लास जब मैं सुबह पढ़ाता था ना, तो एक सुबह उठने के बाद जो हमें आधा घंटा उसी में रहते हैं, ज़रा हमारा मूड ऑफ रहता है ना, आई वॉज जस्ट फीलिंग सो मच बेटर। मुझे ऐसा लगता है यार ये तो मज़ा आ रहा है ना हर चीज़ करने में। चार्ज एंड पैशन। फिर मुझे जब मैंने जब हम क्लास में खड़े हुए होते हैं ना, तो टीचिंग इज व्हाट आई फील लाइक इज लाइक टू गिव समथिंग टू द पीपल। तो ये मैं मतलब मुझे खुद फील होता है कि अगर आप वाकई अच्छे टीचर हैं, बच्चों को खून पिला रहे होते हैं, तो हैव टू बी रियली एनर्जेटिक, फुली चार्ज, ताकि आप उनके सामने, और बच्चा आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपकी टोन को, हर चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, सुनता है। आप उस पैशन के साथ पढ़ाएंगे, अल्फाज उस तरह से डिलीवर करेंगे, तो वो उसके रूह, उसके दिल और दिमाग में जाके लगेंगे। और अगर आप ऑलरेडी टायर्ड होंगे, थके होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे, लेथार्जिक होंगे, तो आप किस तरह से वो चीज़ उसकी रूह तक, उसके दिल तक पहुंचा पाएंगे। सो दिस इज वन अनदर थिंग। या सो शिफ्टिंग, जिसे हम कहते हैं शिफ्टिंग फ्रॉम डोपामिन टू कॉर्टिसोल, यानी डोपामिन इज़ अ प्लेजर हार्मोन। हम में से बहुत सारे लोग इस जोन में हैं कि यार हम अच्छा खाना खाते हैं तो मज़ा आता है, खुशी मिलती है, या हम ये शॉर्ट लिव्ड एक्सपीरियंस देखते हैं, खुशी मिलती है। दैट्स नॉट खुशी, इट्स अ प्लेजर, बहुत शॉर्ट लिव्ड है। और आपको सबको मैं ये कहूँगा कि यार आप जिस दिन कॉर्टिसोल की तरफ चले जाएंगे, विच इज़ अ लॉन्ग टर्म हैप्पी हार्मोन, ठीक है, दैट्स वेयर द चेंज विल हैपन। और इसमें अच्छा इसमें होता है क्योंकि जब आप एक चीज़ की तरफ चल पड़ते हैं ना, फिर आप एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड करूँ कि अब मुझे जोम ही होने लग गया था कि यार मैं तो बड़ा फिट आदमी हूँ, मैं तो बैडमिंटन 2-2 घंटे खेल सकता हूँ। सो एक दिन हमारी बेगम जो है ना वो एक DVD ले आई किसी इसकी हिट ट्रेनिंग की, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग की, किसी US की एक हमारी वो थी, मैं नाम नहीं लेता को पारसी की वजह से। उन्होंने कहा कि मैं ना ये वाला 20 मिनट का एक वर्कआउट है, ये मैं करूँगी। तो मैंने बड़े उनको चौड़े होकर बोला, मैं क्या है यार ये 20 मिनट का वर्कआउट, मैं 2-2 घंटे खेलता हूँ। तो उन्होंने कहा आप करें ना मेरे साथ ये। तो उसके लिए ये होगा, यू जस्ट नीड अ मैट और आपको 2 डंबल्स चाहिए, एंड आप उसी के साथ 20 मिनट की रूटीन करते हैं। मैंने आ जाओ भाई, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा जो ट्रेनर थी वो भी खातून ही थी, तो हमारे जहन में वैसे ही आता कि ख़वातीन क्या एक्सरसाइज करेंगी ना, हम तो आदमी हैं, हम फिजिकली। यार वो 10 मिनट बाद जो है ना मेरी तो टीम बोल गई, मैं तो गिर गया। अब यार शर्मिंदगी भी हो, बच्चों के बच्चे भी हंस रहे हैं, कह रहे हैं अब्बा जी आप तो कहते थे आप बड़े फिट हैं, 2-2 घंटे बैडमिंटन खेलते, 10 मिनट बाद गिर गए आप। देन आई रियलाइज कि यार एवरी फिजिकल एक्टिविटी इज डिफरेंट। भाभी का क्या हाल था? भाभी वॉज स्टिल डूइंग, वो मुझसे बेहतर कर रही थी, शी वॉज स्टिल सर्वाइविंग, एंड आई फेल डाउन।
ठीक है। तो मैंने उस दिन ये रियलाइज़ किया, मैंने कहा देखो जब मैं बैडमिंटन खेलता हूँ ना, देयर आर सर्टन ग्रुप ऑफ मसल्स दैट आई एम यूजिंग एंड बाकी मैं तो यार अब ये एक नया गेम, मैंने कहा यार नहीं भाई सब करूँगा, ठीक है। सो आई डिड हिट ट्रेनिंग, आई डिड स्प्रिंटिंग, आई डिड रनिंग, आई डिड स्विमिंग, आई डिड फुटबॉल, अब जो है ना, अब मेरी ज़िंदगी का पार्ट है कि हर वक्त मुझे कुछ नया करना है, ठीक है। एंड दैट कीप्स मी गोइंग, दैट्स द होल आइडिया, दैट कीप्स मी गोइंग, दैट कीप्स मी हैप्पी। अच्छा, दिस इज़ वन अनदर थिंग काजी कि खैर आजकल तो वो जो एक सर्टन एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो कहता है कि वो इन्वर्स हो जाती है, अब तो 25-27 ईयर्स के बाद ही हो जाती है। तो व्हेन यू आर एट योर पीक एंड नाउ यू नो कि यार अब यहाँ से मेरा डिक्लाइन शुरू हो रहा है, उस डिक्लाइनिंग एज को आप जितना ज़्यादा उस ग्राफ को जितना कम रखना चाहते हो ना, उसके लिए जो ये वाली चीज़ है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ये जो सर जिस भी तरह से बता रहा है, दिस इज़ द ओनली थिंग विच कीप्स यू फिट, स्ट्रॉन्ग एंड केप्ट गोइंग। रोक तो नहीं सकते, कम से कम पेस तो आप स्लो कर सकते हो। दिस इज सर आप रोक भी सकते हैं, रोक भी सकते आप रोक भी सकते हैं। आप तो इसके लिए आप इसको reverse भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एक अलग पॉडकास्ट रखें, साइंटिफिक डाटा के साथ मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि आप सिर्फ रोक भी नहीं सकते, मैं आपको एक और ऐड कर दूं, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। And sir is the live example because I've seen him 5 years before and I'm seeing him right now. He is a live example in front of me. सर एक और पॉडकास्ट पे इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। इस पे तो करेंगे। अब मुझे ज़रा थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए मैं चाह रहा था कुछ क्वेश्चंस मैं करूं, स्टूडेंट्स को आप गाइड करें। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे और हमारे दूसरे टीचर्स से भी एक क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर मैंने प्राइवेट कहीं से अपेयर हो गया, मैं किसी रेगुलर कॉलेज की तरफ से नहीं गया, तो क्या मुझे कोई किसी किस्म का कोई डिसएडवांटेज हो सकता है, मुझे यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेंगी? पहला क्वेश्चन तो ये किया जाता है, क्या ऐसा है? दूसरा क्वेश्चन यूजुअली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सर अगर मैं OA लेवल्स कर लूँ और पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहूँ तो मेरी परसेंटेज जो है ना, कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज डिडक्शन होती है जो कि लोकल बोर्ड से इंटरमीडिएट करके आने वाले स्टूडेंट्स को लेवरेज मिलता है, उनकी रिडक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे बहुत कम बच्चे लोकल यूनिवर्सिटीज़ के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले पाते हैं, जबकि उनको ज़्यादा इस तरह का लेवरेज। क्या ये रियलिटी है? क्या इस तरह होता है वाकई? नहीं, ये बहुत बड़ी मिथ है। मैं इसका भी आपको आंसर करता हूँ। पहले मैं पहले पार्ट का आपको आंसर करता हूँ जिसमें आपने ये कहा कि प्राइवेट कॉलेजेस अगर बच्चा चला डिसएडवांटेज जाए है। हाँ, देखिए इसका आंसर बहुत आसान ये है कि डिपेंड्स कि आप एडमिशन कहाँ लेना चाहते हैं। देयर आर यूनिवर्सिटीज़ लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ नस्ट है। नस्ट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्राइवेट करके आए हैं या आप किसी कॉलेज से करके आए हैं, ठीक है। आपको उनका एडमिशन टेस्ट क्लियर करना है विद अ पर्टिकुलर नंबर, आपका जो ग्रेड होगा, ठीक है, कट ऑफ है C है, मिनिमम C है आपके पास, तो यू क्वालिफाई। आपने उनका जो भी एडमिशन टेस्ट है उसके अंदर एक अगर कट ऑफ मीट के लिए ऊपर गया, आप नोबडी विल आस्क यू कि तुम कहाँ से करके आए हो प्राइवेट, ठीक है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर प्लेसेस जहाँ पर इंटरव्यू होते हैं, और मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि देखो यहाँ पर मसला क्या आता है कि फॉर एग्जांपल मैं और आप बिल्कुल सेम एकेडमिक उस पर खड़े हुए हैं, ग्रेड्स पे, आपकी भी उतनी एज है, मेरी भी उतनी एज है, O लेवल में A लेवल में हम दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। नाउ आपके मेरे टेस्ट के मार्क्स भी सेम आ गए, अब मैं किसको लूँगा? ठीक है, मेरे पास सीट जो है वो लिमिटेड है, मुझे आपको लेना है तो मैं उसको लूँगा जो रेगुलर कैंडिडेट होगा। क्यों लूँगा मैं उसको रेगुलर कैंडिडेट को? क्योंकि ये एक खैर ये इतना कोई गलत परसेप्शन में नहीं है, बट ये एक सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेड फैक्ट है कि जो कॉलेज से पढ़कर आया है उसने और भी बहुत सारे काम किए हुए हैं। मीन्स उसने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ किए हैं, स्पोर्ट्स किया हुआ है, सो उसका देयर इज़ अ डाइवर्स सेट ऑफ एक्सपीरियंस जो आपके पास नहीं, आप सिर्फ घर बैठे हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कोट कर देता हूँ, इस तरह सा AKU है, आगा खान अगर मेडिकल, वहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो रेगुलर कैंडिडेट्स होंगे दे विल हैव एन एज, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं ऐसे लोगों से जो सिस्टम के थ्रू आए हुए होते हैं। बट तो मैं सजेस्ट ये करूँगा, देखिए आपको जहाँ एडमिशन लेना है ना, जहाँ जो आप सीख करें यूनिवर्सिटी, आप उसका क्राइटेरिया मालूम करें कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इस चीज़ को करती है या नहीं करती, और बहुत कम है ऐसे ही बाय द वे जो करती हैं। सो ये हमारे यहाँ जो लगता है ना प्राइवेट करने के बाद शायद कोई हम बर्बाद हो जाएंगे और एडमिशन को नहीं लगा, ऐसा है नहीं। बहुत लिमिटेड प्लेसेस हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम है। सेकंड क्वेश्चन सर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि वो बच्चे जो A लेवल्स करके जा रहे हैं, क्या उनको परसेंटेज कुछ इस तरह की? अभी हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरमीडिएट के किंग समझे जाते हैं। आई वाज हैविंग द डिस्कशन विद दिस जेंटलमैन कि यार ये मुझे ज़रा बताओ ना। तो मुझे पूरा डिस्कशन करने के बाद बात समझ में आई कि हमें A लेवल्स वालों को अगर कोई डिसएडवांटेज है तो वो सिर्फ एक है,
ये इक्विवेलेंसी वाली मिथ है, ये मैं अभी क्लियर करता हूँ। वो एक डिसएडवांटेज ये है कि जो टेस्ट आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के ना, उसके अंदर फेडरल बोर्ड और इंटर बोर्ड का कंटेंट ज़्यादा होता है और ए लेवल्स का कंटेंट कम होता है। तो इन बच्चों को ए लेवल्स के बाद या इवन ड्यूरिंग, अब तो ज़ाहिर है कुछ के टेस्ट इतने करीब होते हैं कि जब ये खुद भी ए लेवल्स कर रहे होते हैं, उसी वक्त ना इनको वो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जो इन्होंने ए लेवल्स में नहीं पढ़ी, तो क्योंकि उसका बहुत बड़ा परसेंटेज जो है ना वो टेस्ट के अंदर आता है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि नंबर्स की वजह से ये इफेक्ट होता है तो नॉट एनी मोर, बल्कि इनफैक्ट वो मुझे बता रहे थे, कह रहे थे कि सर इनको, आपके बच्चों को तो एडवांटेज है हमारे बच्चों के ऊपर, इंटर के बच्चों पर। मैंने कहा कैसे? कहते हैं सर आपकी इक्विवेलेंसी में तो ओ लेवल्स भी शामिल होता है। सो ओ लेवल्स और ए लेवल्स का ग्रेड मिल के आपकी इक्विवेलेंसी बनती है जो ऑटोमेटिकली नंबर्स को ऊपर लेके चली जाती है। अच्छा, और एक और सवाल भी मुझे खुद भी अंदाज़ा हुआ, इंटर में जो टॉप नंबर्स होते हैं वो क्या होते होंगे? मुझे अभी इतना, मैंने इंटर से इतना इन टच नहीं हूँ, बट जस्ट आस्किंग के जो पोजीशंस आती हैं वो कितनी % पे आती हैं? डिपेंड करता है, वैसे कराची बोर्ड में यूजुअली 80s में आती हैं %। 85, 86 ऐसा इस तरह, या और ज़्यादा आगे चली आती होंगी। तो हमारे यहाँ जो बेस्ट बच्चा होता है उसके 3 A स्टार्स होते हैं, तो इक्विवेलेंसी में तो 90% बन गई। 90 से ऊपर ये वो बच्चा इंटर का टॉप बच्चा और ए लेवल्स का टॉप बच्चा में ज़्यादा टॉप पर कौन आ गया? ए लेवल वाला। तो अगर वो इक्विवेलेंसी भी बनेगी तो वो तो 90% पे आएगा। तो वो एक्चुअली उसके ऊपर ऑन एवरेज, अगर मैं एक एवरेज निकालूं तो जब इक्विवेलेंसी बनती है अच्छे बच्चों की ना, तो हमारे बच्चे ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। सो ये हमने एक मिथ बना के रखी हुई है कि इक्विवेलेंसी की वजह से हमारे बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। बल्कि मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि आई हैव सीन, क्योंकि हमारे अपने बच्चे वो यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रहे होते हैं और अब सो इट्स बीन टाइम। तो सर मैं यहाँ पे थोड़ी एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बल्कि ऐड करना चाहूँगा कि आई हैव सीन पर्सनली कि मेरे वो बच्चे के जिन्होंने ओ लेवल्स में बहुत अच्छे ग्रेड्स सिक्योर किए, ए लेवल्स में अब होपफुली कि बच्चे इसको जो है वो नेगेटिवली जो है वो मोटिवेट ना हो जाए। ए लेवल्स में दे कुडंट अचीव वेरी गुड ग्रेड्स, दे somehow secured B's and C's, maybe 1D। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि नस्ट में एडमिशन हो गया। जिक में अभी एक मेरा बच्चा है, बड़ा स्ट्रगलिंग बच्चा है, वो गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग, हमारे टाइम में वो ड्रीम होता था हमारा, जिकियंस का अपना एक स्वैग होता था, उसका जिक में हो गया। बच्चों के लम्स में एडमिशन हो रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका ओ लेवल्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ए लेवल्स में वो सस्टेन कर गया, बहुत ब्रिलियंट नहीं है, तो जो इक्विवेलेंसी उनकी बन रही है वो उनको सपोर्ट कर रही है वहाँ पे ओवरऑल। तो अगर वो IBCC वाला अगर वो देखेंगे भी तो उसमें ओ लेवल्स के और ए लेवल्स के उसकी जो परसेंटाइल मिला के फिर हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया, तो बच्चों के जो है वो बच्चा खासा स्कोर बन रहा होता है इंटरमीडिएट के अगेंस्ट, देयर लाइक फाइटिंग। तो सर आई थिंक और ओए लेवल्स के बच्चे की टेक्निक भी थोड़ी सी different होती है, तो इस वजह से वो टेस्ट को अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सकता है, तो एडवांटेज ही है, सेकंड एडवांटेज भी है। क्वेश्चन करना, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ सर यूसुफ का कोई क्वेश्चन आ रहा है। इसमें सर ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली जो हमने देखा है, क्योंकि आप केमिस्ट्री और हम कंप्यूटर साइंस, तो वो एक ए लेवल्स में एक बहुत डिफरेंस अब आने लगा है पहले। हाँ, लेकिन केमिस्ट्री के साथ अगर आप देखें तो एक बहुत, आप जो है वो आज सब्जेक्ट चॉइस के ऊपर जी अब ये जो एक डिफरेंस आ गया है, तो अब इसकी इक्विवेलेंसी अब रिसेंटली मेरे ख्याल से, पहले ये रिक्वायरमेंट होती थी कि फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री होगा तभी आप जो है वो आगे इंजीनियरिंग परसू करेंगे। अच्छा सर, एज एन इंजीनियर के तौर पे बताइएगा, क्योंकि वो एक तो मैं रिफ्ट तो देख रहा हूँ ऑलरेडी, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री की टीचर हमें थोड़ा सा वो नाराज नज़र आ रहे हैं आजकल। वो नाराजगी की वजह है कि हमारे नंबर्स कम हो रहे हैं, आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं। दिस इज ट्रू, दैट्स ट्रू, okay, that's true. So how do you see this changes for a while, or it will going to be like ये float करेगी अभी? It should be a trend setter or it should be a need of the time. For some time I think this will happen, until के कोई और फिर समझदार आदमी आए और उसको फिर ठीक से करे। मैं आपको अभी फिलहाल तो डेस्परेशन का हाल ये बताऊं, आप तो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, इस साल तो आपको मालूम है ना कि इंजीनियरिंग वालों ने ये कह दिया कि मेडिकल वाले भी आ सकते हैं इंजीनियरिंग के अंदर। जी, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, आपने मैथ ही नहीं लिया। एंड द रीज़न वाई इज़ बिकॉज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन बहुत ड्रास्टिकली एक्सपोनेंशियली नीचे आते जा रहे हैं। पीपल डोंट वांट टू डू इंजीनियरिंग एनी मोर, सो दे आर डेस्परेट नाउ, दे आर सेइंग कि कोई भी आ जाओ। अच्छा, मैं आपको लास्ट ईयर एक बड़े मज़े की एग्जांपल दूं, आपकी बात ठीक है। सो कंप्यूटर अब होने ये लगा है कि HEC ने ये अलाउ कर दिया है कि अगर आपके पास केमिस्ट्री नहीं भी है और कंप्यूटर है आपके पास, तो आप एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप ले सकते हैं इंजीनियरिंग में। जो इंजीनियरिंग में आप पहले नहीं ले पाते थे, केमिस्ट्री अगर आपके पास नहीं होती, अब आप जा सकते हैं उसके अंदर।
लेकिन उन्होंने उसके साथ ये कर दिया कि जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे ना तो आपको एक कोर्स लेना पड़ेगा। अगर तो आपकी फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो उसके लिए केमिस्ट्री तो आपको चाहिए, तो आपको एक जी फर्स्ट टर्म सेमेस्टर में कोर्स करा देंगे केमिस्ट्री का, 3 महीने का कोर्स होता है और वो यकीन कीजिए वो एक बिल्कुल मुँह धोने वाली बात है। ठीक है, उस कोर्स की भी आपको दिन कहानी सुनाऊंगा। तो बहरहाल वो एक कोर्स है जो कि वो मुंह धोने के लिए करा देते हैं और आप इंजीनियरिंग कंटिन्यू कर लें। सो कंप्यूटर के साथ हो गया, लेकिन इक्विवेलेंसी अभी भी प्रॉब्लम है क्योंकि आपकी इक्विवेलेंसी फिर इंजीनियरिंग की नहीं कंप्यूटर साइंस की बनेगी। वो जनरल साइंस जो होता है इंटरमीडिएट हाँ, आपको अगर इंजीनियरिंग की प्री इंजीनियरिंग की चाहिए तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए, और मैंने तो आपको कंप्यूटर साइंस की बनेगी। तो कुछ जगहों पर जहाँ पर ये मसला आ जाता है वहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ सर मैंने अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग को, बीइंग इंजीनियर, आप भी वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल PEC IEEE, मैं भी उसी कैटेगरी में फॉल करता हूँ, तो उसको हम थोड़ा क्लोजली देख रहे होते हैं कि जैसे मैं यहाँ नाम ले दूंगा कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो हमारी पाकिस्तान की अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे NED है, UET लाहौर है, क्योंकि ये प्योरली गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनको वो IBCC वाली इक्वलेंसी भी प्री इंजीनियरिंग जी इनको चाहिए। अच्छा, ये यूनिवर्सिटीज़ भी आपको NED भी, NUST भी, UET लाहौर भी, ये कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल करती है अगर आपके पास कंप्यूटर मैथ फिजिक्स है, लेकिन आपको एलिजिबल नहीं करती प्री इंजीनियरिंग उन कोर्सेज के लिए, जैसे मैकेनिकल है, केमिकल है, मेटलर्जिकल है, वो कहते हैं कि इसके लिए तो केमिस्ट्री होना मस्ट है। इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो HAC और PEC के, क्योंकि HAC और PEC तक ये चीज़ अप्रूव्ड है कि आपने कंप्यूटर मैथ फिजिक्स किया हुआ है, आप कोई मसला नहीं है, आप 0 सेमेस्टर में बैठे हैं, अब जो आप वो बता रहे थे वो करें, और आप मेटलर्जिकल कर लें, बिल्कुल आप केमिकल कर लें। ये ऐसे ही है। तो ये ऑप्शन ओपन हो गया है बच्चों के लिए। सो दिस इज़ वन वे यू कैन गेट इनटू इंजीनियरिंग। यस, थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बैठकर बात करके डिस्कशन करके बहुत मज़ा आया। लिटरली मैं ये फील कर रहा हूँ कि बातें ख़त्म नहीं हुई, टाइम ख़त्म हो गया है, और एक पॉडकास्ट आपके साथ बैठने के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम इस पर मज़ीद आपसे डिस्कशन करेंगे। सर जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। हमारे दीगर पैनल में जो हमारे टीचर्स थे उनको भी बड़ा मज़ा आया होगा, मुझे उम्मीद है, और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। सर साकिब को, सर शहजादा को, सर मुअज़्ज़म को और सर यूसुफ मतीन को इजाज़त दीजिए, और मुझे कादी मोहम्मद हारिस को भी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।